हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर सेफ एंड वेरी गुड। मैं हूं आपका अपना एनएस सर एंड आज क्रैश कोर्स में जिस चैप्टर को मैं लेकर के आया हूं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज सर्कल। करेक्ट है। वेटेज की बात मैंने ऑलरेडी कल आपको बताई दी थी कि इसका जो वेटेज होता है वो वेटेज आप ये मान के चलो कि सर्किल का वेटेज है श्योर शॉट एक क्वेश्चन आपके पेपर में, मतलब बिना सर्किल के पेपर में क्वेश्चन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर्किल का क्वेश्चन तो आएगा, ये तो डेट श्योर है, मतलब डेट श्योर है। Correct? So without wasting too much time, let's begin with the chapter circle, starting from the first point, and that point is what? That point is कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है वेरियस फॉर्म्स में। जैसे पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छे से आप लोग को पता होगा ये वो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है r, रेडियस r एंड सेंटर ओरिजिन। करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्किल विद सेंटर एच के एंड रेडियस r हैव द इक्वेशन, तो अगर सर्किल का सेंटर शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दिया जाता है, रेडियस को r कर दिया जाता है, करेक्ट है, तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर मैंने एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल ली है सेकंड डिग्री कर्व जो कि सर्किल को रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये सर्किल वो सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ और जिसकी रेडियस क्या होगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट है। अगर रेडियस पॉजिटिव आती है तो रियल सर्किल आएगा, अगर रेडियस जीरो आती है तो पॉइंट सर्किल आएगा, अगर रेडियस नेगेटिव आती है तो इमेजिनरी सर्किल विद द रियल सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कोई भी सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, करेक्ट है, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल। मतलब कि अगर अपन ने एक कर्व ले रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल्स टू 0, तो ये जो कर्व है ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, कब रिप्रेजेंट करेगा जब a इक्वल्स टू b हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो, और दूसरी कंडीशन होगी h इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्किल की बात करनी है, किस फॉर्म में बात करनी है डायमेट्रिकल फॉर्म में, करेक्ट है। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्किल का मतलब होता है कि हमें एक सर्किल चाहिए जिसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट हमें पता है, तो ये 90 डिग्री होगा, इसका डेरिवेशन यहाँ से आ जाता है, इस पॉइंट को मैं x1 y1 लिख देता हूँ, इसको पॉइंट को मैं x2 y2 लिख देता हूँ। तो वेरियस फॉर्म्स में कवर कर रहा हूँ पहले सर्किल के। इक्वेशन आएगी x माइनस x1, करेक्ट है, इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं अगर मैनिपुलेट कर दूँ तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए क्वाड्रेटिक लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस का x टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x1 x2। ठीक है। तो कई बार होता है कि हम दो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, उनके लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं x में और y में, उनको ऐड कर देते हैं तो डायमेट्रिकल फॉर्म का फॉर्मेट आ जाता है y स्क्वायर माइनस का y टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस का y1 y2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो यही डायमेट्रिकल फॉर्म हमारा होता है। इस डायमेट्रिकल फॉर्म को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सर्किल के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नवाबों, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर दीज टू। भाई डायमेट्रिकली एंड पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं डायमेट्रिकली एंड पॉइंट दे रखे हैं, मतलब हमें एक सर्किल चाहिए जिसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पता है हमें ए और बी। करेक्ट है। ए की कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं उसने -1, 2 दे रखे हैं, और बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4, -3 दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4, -3। तो चाहो तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लगा दो, चाहो तो आप दो क्वाड्रेटिक बना दो। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो x माइनस x1 मतलब +1 इंटू x माइनस x2 दैट इज -4 प्लस का y माइनस 2 इंटू y प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। चेक कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, सर्किल की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 6x आएगा, और 3 दूनी 6 यहाँ से आएगा, नहीं सॉरी ये 8 नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 3x, ये आएगा प्लस का 3y, प्लस का 3y माइनस का 2y, तो प्लस का y माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। So according to this, what will we get the equation? X square plus y square minus 3x plus y minus 10 is equal to 0. Your correct answer is option A. तो correct answer आएगा बेटा कितना? A आएगा। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
एक कंसेप्ट इसमें डायमेट्रिकल फॉर्म में मैं और आपको बता देता हूँ कि कई बार हो सकता है कि आपसे एक सर्किल ऐसा मांगे कि एक कर्व दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, वो बोलेगा एक कर्व है, एक लाइन है, ठीक है, और इस कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाना है। तो अगर हमें इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए होती तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट हो गए, तो ये कर्व दे रखा था, लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल्स टू 3 दे रखा है, लेट अस अज्यूम, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, करेक्ट है क्या, कुछ भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ले लो। अब इन दोनों को सॉल्व करें, x1 x2 निकाले, y1 y2 निकाले, ये नहीं करते हैं अपन, क्या करते हैं इन दोनों से y को एलिमिनेट करके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, x को एलिमिनेट करके y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, वहां से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए तो हमें x में क्वाड्रेटिक बनानी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई की जगह बैठेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3, ये x में क्वाड्रेटिक बन गई, प्लस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा उसके करस्पॉन्डिंग कर लेंगे। तो एक बार x में क्वाड्रेटिक बनाई, ऐसे y में क्वाड्रेटिक बना दी, मान लो मैंने 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, मैंने रैंडमली लिखा है, प्लस कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये दो क्वाड्रेटिक बन गए, इन दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, इन दोनों का लीडिंग कोफिशिएंट 2 आएगा तो लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हमें सर्किल की इक्वेशन चाहिए होगी तो बेटा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होते हैं, सेम के साथ साथ यहाँ पे 1 भी होता है, ये देखो ये 1 है और ये 1 है। तो अगर इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो अपने पास 2x स्क्वायर आएगा, अपने पास 2y स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो मैंने ले रखी, प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ x आएगा, प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ y आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा वो फॉर्म नहीं है जो हमें चाहिए, मतलब ये वो सर्किल की इक्वेशन नहीं आएगी जो हमें चाहिए। जब भी हमें डायमेट्रिकल फॉर्म में उठा करके इसको ऐड करना होगा तो ध्यान रखना जो दो क्वाड्रेटिक आप ऐड कर रहे हैं, जो दो क्वाड्रेटिक आप ऐड कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक में, जो दो क्वाड्रेटिक आप ऐड कर रहे हैं उन दो क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर को 1 से कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये जो फॉर्मेट है ये गलत है, सही फॉर्मेट क्या आएगा वो देखिएगा। तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए मैं इसी को देख लूँ तो माइनस का 10x आएगा जिसको प्लस का 5x लिखेंगे, प्लस का 5 25 माइनस 3 25 माइनस 3 22 आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ये पहली क्वाड्रेटिक बन गई। ऐसे ही प्लस दूसरी क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो सेम फॉर्मेट यहाँ से भी आएगा, ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन बनेगी, तो ये बन जाएगी तुम्हारी वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लेकर के आपको दिखा दिया, समझा दिया है किस तरीके से अपन इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको बेटा, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमें डायमेट्रिकल फॉर्म में अगर इक्वेशन चाहिए होती है तो हमें दो क्वाड्रेटिक बनानी है, एक एक्स में और एक वाई में, दोनों को उठा करके ऐड कर देना है। अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना चाहते हैं तो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन x is equals to y touches the circle at a point 1, 1, ठीक है, एक लाइन थी x is equals to y line, x is equals to y line that touches a circle at a point 1, 1 पे टच कर रही है। if the circle also passes through the point 1, -3, तो 1, 1 पे टच कर रही है, 1, -3 से पास कर रहा है, 1, -3 यहाँ कहीं, तो ये सर्किल कुछ ऐसा जा रहा होगा, यूं मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट 1, 1 जिस पे ये टच करेगा और ये पास करेगा 1, -3। तो हमें क्या चाहिए, देन द रेडियस, इट्स रेडियस। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, जेईई मेंस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। वी हैव द टू अप्रोचेस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक होती है अप्रोच पैरामेट्रिकली और एक अप्रोच होती है बेटा फैमिली ऑफ सर्किल की। तो अभी मैं आपको पैरामेट्रिकली अप्रोच से समझा रहा हूँ, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्किल से मैं अपन चाहेंगे तो आगे कर लेंगे, ठीक है, या मैं आपको दूसरा मेथड भी दे दूंगा। अगर मुझे इसका सेंटर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर यहाँ कहीं बैठा होगा और जो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा यही रेडियस होगी, ऐसे फील कर लो आप, क्लियर है। तो मुझे क्या चाहिए, मान लो इस पॉइंट को मैं ए लिख दूं और इस सेंटर को मैं सी लिख रहा हूं, तो मुझे लाइन स्लोप ऑफ एसी लाइन चाहिए, वो इसके परपेंडिकुलर होगा -1 होगा, मतलब बेसिकली थीटा 135 डिग्री होगा। अब मैंने सी के सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट से नीचे आना है, कितने डिस्टेंस, r डिस्टेंस, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट, फटाफट बताइए। तो 1 माइनस का r cos 35, cos 35 मतलब 1/√2, कॉमा 1 माइनस का r sin 135, cos 135 निगेटिव आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, sin 35 पॉजिटिव आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ये आ गया सेंटर, खत्म बात भाई, सेंटर आ गया। सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस का, यानी कि नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम करने जा रहे हैं नाउ
व्हाट वी आर डूइंग, तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग सी, और मान लीजिए पॉइंट बी था, तो सी बी का डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते, तो आर बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 -3, तो माइनस का आर, या तो एक काम करो ना, -3 -1, तो 1 माइनस दिस प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस का आर बाई √2 का होल स्क्वायर, चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक में, दिस माइनस दिस करेक्ट है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने दोनों का, सी बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 16 प्लस का आर स्क्वायर बाई 2 माइनस का 8 बाई √2, मतलब 4 √2 आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये बन गया आर स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आर इज इक्वल्स टू आ गया 16/4 √2, तो आर इज इक्वल्स टू आ गया 4 बाई √2, तो आर इज इक्वल्स टू आ गया 2 √2। करेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर इज 2 √2। योर ऑप्शन शुड बी बी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपना मेथड 1 था, मेथड 1 था, विद द हेल्प ऑफ मेथड 1 है ये हमारा, करेक्ट है। किसकी हेल्प से किया गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक। ठीक है, अब मैं इसको अगर मेथड 2 फैमिली ऑफ लाइन से करना चाहता हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल से करना चाहता हूँ, मेथड 2 नहीं पढ़ाया मैंने अभी अपन ले लेंगे आर्टिकल, बट ठीक है। तो मेथड 2 मैं यूज कर रहा हूँ फैमिली ऑफ सर्किल। फैमिली ऑफ सर्किल क्या कहती है, कंसेप्ट समझना। फैमिली ऑफ सर्किल कहती है कि हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट पे इस सर्किल की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये लाइन हमें पता है, तो पॉइंट सर्किल लगाएंगे तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट सर्किल फॉर्मेट से, x-1 का होल स्क्वायर प्लस का y-1 का होल स्क्वायर पॉइंट सर्किल प्लस का लैम्डा टाइम्स लाइन, लाइन कितनी आएगी x-y इक्वल्स टू 0। लैम्डा के लिए सर्किल पास कहाँ से कर रहा है, ये पास कर रहा है 1, -3 से, इससे लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। तो ये एक सेकेंड अप्रोच है इसकी सॉल्व करने की। मैंने पॉइंट सर्किल लिया है प्लस लाइन ली है। फैमिली ऑफ सर्किल अगर आपको आता होगा थोड़ा बहुत, नहीं आता तो अभी अपन पढ़ेंगे, उस समय इस चीज को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है इंटरसेक्ट मेड बाय ए सर्किल ऑन द एक्सिस। सर्किल किस तरीके से इंटरसेक्ट मेड करता है, मतलब अगर अपने पास एक सर्किल लिया है अपन ने, एक सर्किल लिया है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो ये सर्किल जो इंटरसेप्ट बनाता है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस थी, तो ये ए से बी तक का जो इंटरसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो सी से डी तक का इंटरसेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, जिसके ये रिस्पेक्टिव फॉर्मूले होते हैं। ये होता है एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, ये होता है वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। कैसे आता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप क्या करना, वाई को 0 पुट कर देना। जब भी एक्स इंटरसेप्ट की बात करेगा बेटा वाई को 0 पुट करिए, जब भी वाई इंटरसेप्ट की बात करेगा बेटा एक्स को 0 पुट करिए। तो अगर मान लीजिए जैसे इस क्वाड्रेटिक में x को 0 पुट करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी आएगा, जिसके दो रूट आएंगे y1 y2, वहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी। सेम इसके लिए आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, जिसके फॉर्मूले में याद है। अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, 0 होता है या निगेटिव होता है, तो अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो सर्किल कट करेगा एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फोटो वाइज देखना तो ये फोटो आएगी, ठीक है। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा तो सर्किल टच करेगा, और अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो सर्किल हमेशा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब सेंटर जो सर्किल होना वो एक्स एक्सिस की क्या होगा, ऊपर। सेम पिक्चर किसके लिए आती है, वाई इंटरसेप्ट के लिए। सेम पिक्चर किसके लिए आती है, वाई इंटरसेप्ट के लिए। क्या मतलब होता है, कंडीशन के एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी और एफ स्क्वायर लेस देन सी। तो सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस की जगह पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है। इस केस में जैसे इसको काट रहा था, अगर मैं ब्लू वाली फोटो बनाना चाहूँगा तो फोटो ऐसे बनेगी कि वाई इंटरसेप्ट को काटेगा, तो वाई इंटरसेप्ट को काटेगा मतलब रियल वाई इंटरसेप्ट आएगा ऐसे कुछ। इस केस में वाई इंटरसेप्ट को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, और इस केस में सर्किल वाई इंटरसेप्ट के लेफ्ट या राइट में रहेगा, ऐसी फोटो रहेगी। तो ये हो गया हमारे इंटरसेप्ट की बात,
ठीक है, ध्यान रखना। एक कंसेप्ट आता है सर्किल अगर चारों एक्सिस को दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगी, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगी। मतलब क्या होता है वो, उसका ये मतलब है बेटा कि स्टार करके लिख देता हूं कि इफ जी स्क्वायर if f square is equals to g square is equals to c, if f square is equals to g square is equals to c, if f square is equals to g square is equals to c, तो ये सिचुएशन होती है। तो सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करता है, और जब भी सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करता है तो जो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो r, r होता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, r, r होता है। इस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, r, r आएंगे। ठीक है, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये डिस्टेंस r के बराबर होता है, और अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो ये डिस्टेंस r के बराबर होता है। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको लाइटली नहीं ले सकते कि बस इससे काम चल जाएगा, बिना इसके हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल with the its sides parallel to the corner axis, then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin। ठीक है, उसने बोला है कि एक स्क्वायर है जो कि एक सर्किल के अंदर इनस्क्राइब्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम फोटो बनाई, एक सर्किल लिए, उसके अंदर एक स्क्वायर को इनस्क्राइब्ड किया। तो उसने बोला जो नियरेस्ट टू द ओरिजिन है उसके हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द ओरिजिन, स्क्वायर जो नियरेस्ट हो। तो एक काम करते हैं, सर्किल को ड्रॉ करने से पहले सर्किल का सेंटर बना लेते हैं। तो सर्किल का सेंटर आ जाएगा 3, सर्किल का सेंटर आ जाएगा बेटा कितना आएगा, अरे बताइए 3, -4, और सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी, तो सर्किल की रेडियस आ जाएगी 9, 25 प्लस 103, 25 प्लस 103, 128, √128। √128 का मतलब हो गया √128। ठीक है, √128। तो अब हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। ये फोटो बनाने की जगह थोड़ा सा जो दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग फोटो बना देते हैं। तो अपन ने सर्किल की फोटो बनानी चाहिए, किसकी, सर्किल की फोटो बनानी चाहिए। सर्किल का सेंटर है 3, -4। एक काम करो अगले पेज पे ले लो। सर्किल का सेंटर था 3, -4, 3, -4। ठीक है, तो ये आ गया, तो 1 2 3 1 2 3 4, 3, -4, और रेडियस है √25, √128। तो ये तो 5 हो गया, तो 5 × 25 बहुत बड़ा हो जाएगा इसके रिलेटिवली, ऐसा जाएगा कुछ सर्किल यूँ। ठीक है, सेंटर यहाँ मान लो, ये है सेंटर इसका और ये है सर्किल। ठीक है, एक स्क्वायर बनाना है, उसने बोला विद द साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्क्वायर विद द साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मुझे एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो कुछ ऐसा बनेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई ये r। ठीक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। ये पॉइंट कितना है 3, -4। तो हमें बेसिकली यही वाला वर्टेक्स चाहिए, क्योंकि ये वर्टेक्स अगर होगा यही नियरेस्ट टू द ओरिजिन होगा, और उसके बिहाफ पे जो डिस्टेंस आएगा, लेट अस अज्यूम आई कंसीडर दिस वर्टेक्स एज a, b, c और d। तो जो डिस्टेंस आएगा बेटा OA आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, OA आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, OA आएगा, OA आएगा। ठीक, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है A की कोऑर्डिनेट। क्या कैलकुलेट करना है, A की कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, ओके। तो ध्यान से समझना, प्योर ज्योमेट्री लगा रहा हूँ। ये स्क्वायर था तो 90 होगा, ये 90 होगा तो ये एंगल 45 होगा, ये 45 होगा तो ये डिस्टेंस होगा r/√2, वही डिस्टेंस होगा r/√2। तो हमें क्या करना है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे A की कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, प्योर ज्योमेट्री। तो 3 x3 था, 3 में r/√2 उधर चले जाओ, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 - r/√2। नेक्स्ट -4 में r/√2 ऊपर चले जाओ, तो -4 + r/√2। अरे भाई आ गया ना, पैरामेट्रिकली कैसे हेल्प किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमको सेंटर दिया हुआ था 3, -4, इससे r/√2 पीछे आया और r/√2 ऊपर गया। आप सोचो सर ये r/√2 कहाँ से आ गया, अरे भाई ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर था, अगर ये स्क्वायर था तो ये एंगल 90 होगा, तो ये 45 ही तो होगा जो इसको ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने अगर 3/√2 को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो ये बनेगा 3 - r/√2, r कितना है 128, √128/4, 4 12 4 √32। सही है, √32 आ गया। √32 का मतलब हो गया
कितना आ गया ये r बाई रूट टू, आर दे रखा है तुमको, आर दे रखा है तुम्हें रूट 128 और मुझे क्या चाहिए r बाई रूट टू चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन r बाई रूट टू निकालेंगे तो दैट विल बी कम आउट टू बी 128 बाई टू, ठीक है 64 आ जाएगा, 64 मतलब 8 आ जाएगा, 8 80 64, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 8 और ये बन जाएगा -4 प्लस का 8, यानी अल्टीमेटली जो ए की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे -4, 4। अब मुझे ओ ए डिस्टेंस निकालना है, तो जो ओ ए डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ओ का ए से डिस्टेंस 25 प्लस 4 चौको 16, 6 5 11 रूट 41, यानी अल्टीमेटली करेक्ट आंसर आया ओ ए का कितना, रूट 41, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अरे आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, किस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है, किस तरीके से ये वर्कआउट करा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, इफ ए वेरिएबल लाइन दिस इज सच दैट द टू सर्किल दिस एंड दिस आर ऑन इट्स अपोजिट साइड देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा क्वेश्चन था, अगेन जेईई मेंस का प्रॉब्लम था, गुड प्रॉब्लम था, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नवाबो, मेरे प्यारे नवाबो, करेक्ट है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत थैंक यू उसके लिए। बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए। ओके, वेरिएबल लाइन दे रखी है, सच दैट द टू सर्किल दिस एंड दिस आर ऑन इट्स अपोजिट साइड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है। एक लाइन दे रखी है, ठीक है, दो सर्किल दे रखी है, एक सर्किल S1 था मान ले, एक सर्किल S2 था, उसने बोला दोनों सर्किल इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होने चाहिए। तो भाई देखिए एक कंसेप्ट तो इसके अंदर क्या क्या लगाने जा रहे हैं वो समझना। अगर दोनों सर्किल इसके अपोजिट साइड है लाइन के, तो मान लो इसके सेंटर को मैं C1 लिख दूं, इसके सेंटर को मैं C2 लिख दूं, तो पहली सिचुएशन तो आएगी कि लाइन की पोजीशन C1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इनटू लाइन, हाँ C2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये दोनों अगर अपोजिट है तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। लेकिन ये इस बात को इंडिकेट नहीं करेगी सर्किल अलग अलग है, क्यों? आइए मान लीजिए अगर मैं एक लाइन ऐसे ले लूं, एक सर्किल ऐसे बना दूं, उसका सेंटर यहाँ लाई करा दूं, एक सर्किल ऐसे बना दूं, उसका सेंटर यहाँ लाई करा दूं, तो भी जो सिचुएशन मैंने पीछे लिख रखी है ये सिचुएशन इसको भी सेटिस्फाई करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेक्ट है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन ने बोला है कि सच दैट द टू सर्किल दिस और इन अपोजिट साइड, सर्किल्स को अपोजिट साइड होना है ना कि सेंटर्स को। अभी जो मैंने कंडीशन लगाई वो क्या बताइए सिर्फ कि सेंटर्स इस लाइन के अपोजिट साइड है बेटा। अब अगर सेंटर इसके अपोजिट साइड है तो मुझे ये चेक करना है कि सर्किल अपोजिट साइड कैसे होंगे, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन और लगा रहा हूँ, इनफैक्ट एक क्या दो कंडीशन लगेंगी, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। कि इससे ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर और इससे ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, मान लो मैं इसको D1 लिख दूं, इसको D2 लिख दूं परपेंडिकुलर्स को, तो जो D1 होना चाहिए वो 110% बड़ा होना चाहिए R1 से, और जो D2 होना चाहिए वो 110% बड़ा होना चाहिए R2 से। अगर ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर सर्किल की रेडियस से बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्किल पीछे होगा, ऐसे इसमें तो मतलब ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे तब हमारा लैम्डा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार बात। तब हम लोग तीनों कंडीशन को लगा करके क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सेंटर का C1 C2 निकालना होगा, R1 R2 निकालना होगा, सब निकालना होगा। तो पहले वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ, तो सर्किल S1 के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किल S1 का सेंटर और रेडियस, तो सर्किल S1 का सेंटर होगा 1,1 और सर्किल S1 का रेडियस होगा 1 + 1 - 1 1। फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधे, -g - f और अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इतना तो आता होगा यार, ठीक है। सर्किल S2 के लिए मैं बात करूंगा तो उसका सेंटर C2 लिखूंगा, वो आएगा 9,1 और R2 की बात करूंगा तो आएगी 9,1 - 78, तो 981 + 82 - 78 कितना आया, 81 + 82 - 82 माइनस, तो 9 9 81 और 1 82, 82 मैंने 69, तो 78 85 4 4 मतलब 2 होगी रेडियस, ठीक है। अब हमने पहली कंडीशन लगाई, क्या लगाई, L of C1 × L of C2 < 0। L की इक्वेशन क्या है, ये है L की इक्वेशन। तो L of C1 मतलब हो गया 3 + 4 - लैम्डा इंटू L of C2, तो L of C2 मतलब हो गया 27
+4 माइनस लैम्डा विच इज लेस देन 0। यहाँ से आ गया 7 माइनस लैम्डा इंटू 31 माइनस लैम्डा लेस देन 0। तो लैम्डा आ गया 7 से 31 के बीच में। इसको इक्वेशन 1 डाल दी। ठीक है, फिर अपन ने D1 निकाला, सेकंड कंडीशन। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, D1 निकालने जा रहा हूँ। D1 विच इज लेस देन R। ठीक है, तो D विच इज लेस देन R नहीं, ग्रेटर देन R है। D1 विच इज ग्रेटर देन R, D1 विच इज ग्रेटर देन R। D1 क्या है, D1 है इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर। सेंटर कितना है 1 1, लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस लैम्डा। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 3 प्लस 4 माइनस लैम्डा बाई 5 का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ से आ गया 7 माइनस लैम्डा का मॉड शुड बी ग्रेटर देन कितना 5। ठीक है, तो लैम्डा माइनस 7 लाइज बिटवीन, लाइज नहीं होगा सॉरी, ग्रेटर देन है ना। तो 7 माइनस लैम्डा का मॉड अगर 5 से बड़ा है बेटा, तो 7 माइनस लैम्डा 5 से बड़ा होगा या माइनस 5 से छोटा होगा। तो लैम्डा माइनस 7 माइनस 5 से छोटा होगा, या फिर लैम्डा माइनस 7 5 से बड़ा होगा। यहाँ से आगे लैम्डा शुड बी लेस देन 2 और यहाँ से आगे लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये फर्स्ट आ गई और ये सेकेंड कंडीशन आ गई। सिमिलरली थर्ड कंडीशन लगाने जा रहे हैं अपन। ठीक है, सिमिलरली अपन थर्ड कंडीशन लगा रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या लगा रहे हैं अपन, थर्ड कंडीशन लगा रहे हैं कि D2 शुड बी ग्रेटर देन R2। ये R1 था। ठीक है, D2 मतलब हो गया इसके सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर, दूसरा सेंटर पता है हमें, तो इससे लाइन पे परपेंडिकुलर 27 आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का लैम्डा आएगा, डिवाइडेड बाई 5 आएगा, मॉड में जाएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। तो 31 माइनस लैम्डा का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 10 आएगा बेटा। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा माइनस 31 लेस देन माइनस 10, या फिर लैम्डा माइनस 31 ग्रेटर देन 10। तो लैम्डा शुड बी लेस देन 21 आएगा, या फिर लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 41 आएगा। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब अगर मैंने 1 2 और 3 का इंटरसेक्शन लिया, क्या किया 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब वो लैम्डा की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरसेक्शन लेने के। 7 से 31, 7 से 21, 41 से बड़ा, 31 से छोटा, तो ये रिजेक्ट हो गया। 12 से बड़ा, 31 से छोटा, 2 से छोटा, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, 21 से छोटा, 12 से बड़ा। तो इसको चाहो तो प्लॉट कर लो आप। ठीक है, तो 7 to 31 एक पेयर आएगा, 7 to 31 एक पेयर आएगा। दूसरा आएगा 2 से छोटा, मतलब एक पेयर आ गया 7 से 31, दूसरा पेयर आ गया 2 से छोटा और 12 से बड़ा। तीसरा पेयर आ गया 21 से छोटा, 21 से छोटा और 41 से बड़ा। ठीक है, अब मुझे कॉमन पोर्शन निकालना है, वो पोर्शन जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो ये आ गया, यानी अल्टीमेटली लैम्डा कहाँ से कहाँ तक आ गया 12 से 21 के बीच में। लैम्डा कहाँ से कहाँ तक आ गया 12 से 21 के बीच में, 12 से 21 के बीच में। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट की बात कर रहा है वो, क्लोज ब्रैकेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट बेटा इसलिए क्योंकि ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट दे रखा है। क्लोज ब्रैकेट में हम यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्किल अगर इसको टच भी करेगा तो भी उसके अपोजिट साइड ही रहेंगे, यानी यहाँ पे भी इक्वलिटी। ठीक है, ये इक्वलिटी, 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 ये इक्वलिटी। तो 12 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 21 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 41 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी इक्वलिटी और यहाँ पे भी इक्वलिटी, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो 12 से 21 मतलब ऑप्शन बी आएगा। तो आंसर बी आएगा। तो देखिए किस तरीके से वो जेईई मेंस ने क्वेश्चन को पूछा है, किस तरीके से कंडीशन लगवाई गई है। बी वेरी केयरफुल। सेंटर सर्किल से अपोजिट होना और सेंटर अपोजिट होना दो अलग अलग चीजें, कैसे डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल की वो बात कर रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन सेम होती है। जिस फॉर्मेट में ये दिया गया है इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, और यही होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ x माइनस एच बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस के बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटिंग
a circle, this representing a circle where h comma k is the center, r is the radius. ये पैरामेट्रिकली फॉर्मेट क्या देता है वो ध्यान रखना. यहाँ पे r बेटा जो होता है वो फिक्स होता है एंड जो थीटा होता है वो वेरिएबल है. तो जैसे अगर आपको लोकस की बात करूं तो सर्किल की डिफिनेशन क्या कहती है लोकस में कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, तो थीटा अगर वेरिएबल है और आर फिक्स है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये सर्किल की एक्सप्रेशन होती है. और अगर मैं इसी को इंटरचेंज करके उल्टा लिख दूं, करेक्ट है, अगर मैं थीटा को आर को फिक्स बोल आर को वेरिएबल बोल दूं और थीटा को फिक्स बोल दूं तो यही जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन कहलाती है किसकी, लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिकली. ठीक है, थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π से π होती है, ध्यान रखना. इसी सर्किल को हमने इस फॉर्मेट में लिख रखा है. यहाँ से हमारे पास सर्किल के पैरामेट्रिक पॉइंट निकल के आते हैं, करेक्ट है. ठीक है, यहाँ से हमारे पास सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी निकल के आते हैं. तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं यहाँ से अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो मैं एक टर्म लिख रहा हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. तो बेटा जब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये जो यहाँ से जो x और y आएंगे ना यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. मतलब अगर सर्किल इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर दे रखी है. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ. तो मान लो सर्किल कुछ ऐसे ड्रॉ करा हुआ अपन ने, इसका सेंटर h कॉमा k है और मैं इस पर एक पॉइंट कंसीडर करना चाहता हूँ. मैं इस पर एक पॉइंट कंसीडर करना चाहता हूँ ये r से. ठीक है, थीटा ये h कॉमा k. तो जो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, एच के में r डिस्टेंस ऊपर एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा. तो ये इस सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं. क्या, ये इस सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं. किस सर्किल के, जिसका सेंटर क्या है एच के और रेडियस r. तो इस सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं या इस सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं. ठीक है, इसको हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं. इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. आर फिक्स है, थीटा वेरिएबल है, तो सर्किल आएगा. आर वेरिएबल हो जाए, थीटा फिक्स हो जाए तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं. जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं, अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले. ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहें और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें. ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल. किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे इंटरप्रेट करते हैं, किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के पोजीशन. जैसे भी अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, वैसे यहाँ पे होता है. मतलब कि अगर अपने पास एक सर्किल गिवन है, ठीक है, एक सर्किल गिवन है, एक पॉइंट P था, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और ये पॉइंट सर्किल का सेंटर था और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोला अपन ने. ठीक है, तो ध्यान से अगर आप फोटो में देखेंगे तो मैं बोलूँगा CP बड़ा हो, बराबर हो और छोटा हो R से. तो दिस इम्प्लाइज C से P का डिस्टेंस, C से P का डिस्टेंस इसकी रेडियस से ज़्यादा हो, रेडियस के बराबर हो, रेडियस से कम हो. तो मैं बोलूँगा P या तो आउट होगा, या तो ऑन होगा, या तो इनसाइड होगा. करेक्ट, ये बेसिक डिफिनेशन होती है. इसी डिफिनेशन का यूज़ करते हैं, C से P के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं. P पॉइंट को मान लेते कोई पॉइंट था x1 y1, P पॉइंट को मान लेते कोई पॉइंट था x1 y1. ठीक है, सर्किल हमें पता है तो सर्किल का सेंटर भी पता है, सर्किल की रेडियस पता है, कंडीशन लगाओगे तो ये रिजल्ट निकल के आता है. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, S ऑफ P. क्या कि S ऑफ P लेस देन 0 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज P इन ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक आउटसाइड. जैसे उसने दिया था मैंने उल्टा लिख दिया, चाहो तो आप इसको चेंज कर लो. एक ही चीज चलेगी, अपने को इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, तो ये हो जाएगा इन, ये हो जाएगा आउट. मतलब CP अगर रेडियस से छोटा है तो इनसाइड है, CP अगर रेडियस के बराबर है तो वो ऑन है, और CP अगर रेडियस से बड़ा है तो आउटसाइड है. CP को सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आती है. इस एक्सप्रेशन को पढ़ने का तरीका था S ऑफ P. S ऑफ P इज द एक्सप्रेशन नॉट द इक्वेशन. मतलब अगर मैं सर्किल की इक्वेशन में
पी के कोऑर्डिनेट को रखता तो जो एक्सप्रेशन बनती है उसको हम लोग एफ ऑफ पी बोलना, जो कि बोर्ड पे ऊपर लिखी हुई है। ये एक्सप्रेशन क्या कहला रही है हमारी, एफ ऑफ पी कहला रही है। क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। याद रखना पूरे कोनिक पे ऐसे चलता है, एल ऑफ पी, पी ऑफ पी पैराबोला पे पोजीशन, ई ऑफ पी एलिप्स पे पोजीशन, एच ऑफ पी हाइपरबोला पोजीशन। सर्किल को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सर्किल को समझने का मतलब है कि हम कोनिक की काफी चीजों को कवर करते चलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात करी उसने, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस की। किसी पॉइंट का किसी सर्किल से सबसे दूर डिस्टेंस कितना होगा, तो वो पॉइंट और सर्किल के जो अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मैक्सिमम कहलाएगा, करेक्ट है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मिनिमम कहलाएगा, करेक्ट है। तो सेंटर से का डिस्टेंस माइनस रेडियस, सेंटर से का डिस्टेंस प्लस रेडियस, और सेंटर से का डिस्टेंस माइनस रेडियस, करेक्ट है। सेंटर से का डिस्टेंस प्लस रेडियस, सेंटर से का डिस्टेंस माइनस रेडियस। तो प्लस रेडियस ग्रेटेस्ट होगा, माइनस रेडियस लीस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। मॉड क्यों लगाए, क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात कर रहा है वो एक लाइन एंड सर्किल की। अगर अपने पास एक लाइन दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, ध्यान रखना है ये सारी चीजें जनरल चल रही है, जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कवर करेंगे अपन लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। इसलिए मैं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में शायद थ्योरी ना दूं, सिर्फ क्वेश्चन पे काम करेंगे अपन, क्योंकि थ्योरी की काफी चीजें यहाँ कवर कर लेंगे हम लोग। लाइन एंड पैराबोला, तो लाइन एंड पैराबोला की, लाइन एंड सर्किल, तो लाइन एंड सर्किल की बात करें मतलब मुझे एक सर्किल दिया होगा और एक लाइन दी होगी। अब एक लाइन एक सर्किल के बाहर हो सकती है, उसको टच कर सकती है, उसको कट कर सकती है, ठीक है। तो इसको वर्कआउट करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सी और पी, ठीक। क्या होता है कि अगर ये जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो सीपी की डिस्टेंस है उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर ये पी का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, रेडियस के बराबर हो, रेडियस से छोटा हो या जीरो हो, चार केसेस कवर कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, सी से पी तक का डिस्टेंस को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉड सी पी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मॉड सी पी अगर रेडियस से छोटा है, सॉरी रेडियस से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, तो लाइन कहाँ गई, आउटसाइड। देन लाइन डज नॉट मीट द सर्किल, पासेस आउटसाइड टू द सर्किल, मतलब आउट आएगी, लाइन आउट, ठीक है। अगर पी रेडियस के बराबर हो गया तो लाइन टचेस करेगी, लाइन टचेस, लाइन टचेस। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कॉट बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, कॉट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टचेस द लाइन, इट्स अ टेंजेंट टू द सर्किल, सर्किल पे टेंजेंट का काम करेगी। और अगर ये छोटी है तो सीकेंड का काम करेगी, और अगर ये जीरो है तो डायमीटर का काम करेगी। बहुत ही सिंपल सी फोटो बनी हुई है, क्लियर है, दिख गया, समझ में आ गया। नोट करते हुए स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, ठीक है। पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है, पीछे वाला का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पीछे का लेना, इसके पीछे का ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 1 2 3 क्लॉक, 1 2 3, 1 2 3 क्लॉक, 1 2 3 क्लॉक, वेरी गुड, ठीक है। अब आती है कंडीशन की, अगर इस लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, जो लाइन मैंने पीछे ले रखी है, ठीक है, इस लाइन को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सर्किल को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइन दे रखी है और सर्किल दे रखा है एस, दोनों दे रखे हैं, लाइन गिवन है और सर्किल गिवन है। तो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन कहाँ से आती है, वो कंडीशन वहीं से आती है जो अपन ने पीछे फॉर्मूला लगाया था उसकी करस्पॉन्डिंग। तो ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्किल। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, जनरल मेथड भी एक होता है, वो ध्यान रखना, वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि सॉल्व लाइन एंड सर्किल, सॉल्व लाइन एंड सर्किल, लाइन एंड सर्किल, ठीक है। तो लाइन और सर्किल को सॉल्व करेंगे तो देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। अब अगर इस पर हम कंडीशन लगाते हैं, किसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। दिस इज द जनरल कंसेप्ट। जनरल मतलब कोई भी कर्व दिया हो, कोई भी कर्व दिया हो, कोई भी लाइन दे रखी है और हमें ये चेक करना है कि वो लाइन उस पर टेंजेंट है, सीकेंट है या आउटसाइड है, तो दिस इज द जनरल कंसेप्ट। अगर डी पॉजिटिव है मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अगर क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे मतलब ये लाइन इस सर्किल को दो जगह पे डेफिनेटली काटेगी। तो इस केस में एल क्या होगी, सी काम करेगी, सीकेंट। और अगर सेंटर सेटिस्फाई कर गया लाइन को तो वो डायमीटर का काम करेगी। डी अगर 0 है तो लाइन किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है।
और डी अगर लेस देन 0 है तो लाइन किसका काम करेगी, लाइन आउटसाइड होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा होगा। लाइन सीकेंट है, लाइन टेंजेंट है एंड लाइन आउटसाइड है। लाइन सीकेंट है, लाइन टेंजेंट है, लाइन आउटसाइड है। सिचुएशन ये है कि अगर डी के रिस्पेक्ट में हमने बात करनी चाहिए तो ये हमारा जनरल कंसेप्ट होता है। ये हर कर्व के लिए होल्ड करता है, चाहे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल या फिर कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, जनरल कर्व की बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक है, एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया एक सर्किल के अंदर, जिसका डायमीटर इस लाइन के अलोंग चल रहा है और उसके 2 एंड पॉइंट दे रखे हैं रेक्टेंगल के, और अपना एरिया पूछे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लाइन की क्वेश्चन दे रखी है 3x, x इक्वल्स टू -7 आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x -7 आएगा और y पॉजिटिव आएगा, मतलब लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, -8,5 यहाँ कहीं होगा, 3,5 यहाँ कहीं होगा। तो अपन को थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ऐसे मत करो क्योंकि डिस्टेंसेस ज़्यादा दे रखे हैं उसने। तो अपन क्या करते हैं, अपन सिंपल से एक फोटो बनाते हैं, उस फोटो के अंदर एक रेक्टेंगल बना देते हैं ऐसे। ठीक है, और एक लाइन ऐसे दिखा देते हैं, रैंडम दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल रैंडम। ठीक है, इसके 2 पॉइंट दे रखे तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, -8,5, 6,5। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लिया, ये मान ले A था, ये मान ले B था, ये मान ले C था और ये मान ले D था। तो अपने को इसका एरिया चाहिए। एरिया के लिए अपने को 2 डाटा चाहिए होंगे, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ। क्या चाहिए होगा, एक तो लेंथ चाहिए होगी, करेक्ट है, एक तो लेंथ चाहिए होगी और एक इसकी ब्रेथ चाहिए होगी। लेंथ तो हमें दिख रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेंथ कितनी आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी कम आउट टू 14। अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कॉर्ड का काम करेगा ये इसकी, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा मतलब -1। मान ले m पॉइंट था तो m के कॉर्डिनेट आएंगे -1,5 आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइन हमें गिवन है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए खाली, तो बेसिकली अगर c आ जाएगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, लाइन cm की इक्वेशन लिखनी चाहिए। मैंने लाइन cm की इक्वेशन लिखनी चाहिए, cm। तो लाइन cm क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन चल रही है। y डिस्टेंस कोऑर्डिनेट आया कांस्टेंट, तो ये x एक्सिस से पैरेलल है, तो जिसके परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल होगी और y एक्सिस के पैरेलल पास करेगी -1 से। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y एक्सिस के पैरेलल, x इज इक्वल्स टू y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल्स टू आएगी और पास करेगी -1 से, तो x इज इक्वल्स टू -1 लाइन होगी। ठीक है, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो -1 ही होगा, y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा -1,2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, करेक्ट है। और ये -1,5, तो -1,2 और -1,5 इनके बीच का डिस्टेंस 3 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली जो b आ जाएगा वो इस डिस्टेंस का डबल आ जाएगा। ये जो b होगा ये इस डिस्टेंस का, सेंटर से ड्रॉप किया गया जो परपेंडिकुलर, तो इसके डिस्टेंस का डबल होगा, तो b आ जाएगा 6 के बराबर। तो जो एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का, दैट विल बी कम आउट टू बी 14 × 6 एंड 14 × 6 कम आउट टू बी 84। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस आ जाएगा वो b के बराबर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, b के बराबर 82। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करें हम लोग सर्किल पे, किसकी बात करें, टेंजेंट्स की। किसकी बात करें, टेंजेंट्स की। तो सर्किल पे जब हम टेंजेंट्स की बात करते हैं तो पहला फॉर्म आता है हमारा स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में कुछ नहीं है, अपन ने पीछे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी, उसका यूज करोगे तो जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है वो आती है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। मतलब एक सर्किल दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, उस पर अगर हम m स्लोप की टेंजेंट लिखना चाहेंगे तो वो ऐसी टेंजेंट आएंगी। दो क्यों आएंगी, क्योंकि एक ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे की तरफ होगी। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस इस चीज को इंडिकेट करता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है P और Q, तो उसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं P के कोऑर्डिनेट। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज P दैट विच इज कम टू माइनस का a स्क्वायर m बाई c। c का मतलब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉमा a स्क्वायर बाई c अंडर रूट ऑफ। ठीक है, तो आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये भी आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो आपकी कॉल, आप कैसे इसको याद रखें, प्लस लिखोगे तो प्लस साइन वाला आ जाएगा, माइनस लिखोगे तो माइनस साइन वाला आ जाएगा। तो इसलिए आप प्लस माइनस की जगह पे सीधे क्या याद करो, प्लस माइनस की जगह पे आप सीधे क्या याद करो, आप प्लस माइनस की जगह पे ये याद करो जो मैंने लिख के आपको दिया हुआ है। कंफर्टेबल रहोगे आप हमेशा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, माइनस a स्क्वायर m बाई सी एंड a स्क्वायर बाई सी। अभी आता कैसे, कोई पूछे अगर, तो कुछ नहीं करा जाता बेटा, आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दो जो सेंटर से पास करेगी नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये लाइन पॉइंट आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा,
कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। तो सेकंड फॉर्म आता है जिसको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं या कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x(x7 + y(y1) = a²। इसका क्या मतलब है, ये तब इक्वेशन होल्ड करती है जब पॉइंट, जो पॉइंट आप ले रहे हो पॉइंट कहां पे होना चाहिए, वो पॉइंट सर्किल पर होना चाहिए, सर्किल पर होना चाहिए। मतलब ये P पॉइंट आ गया जो सर्किल पे बैठा हुआ है x1, y1, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाती है x(x1 + y(y1) = a²। जनरल अगर कभी भी लिखना होता है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। उसके क्या तरीके होते हैं मैंने शायद पीछे बता भी रखा होगा। हाँ, इन जनरल द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी सेकंड डिग्री कर्व एट पॉइंट x1 y1 ऑन इट कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग, करेक्ट है, x² by x(x1), y² by y(y1), 2x by x(x1) या x = x + x1/2, 2y = y + y1, xy = xy1 + yx1/2 एंड c रिमेन कांस्टेंट। तो यहां से अपन ने अगर इंटरप्रेट किया तो देखो ये सेकंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन अपने पास आ जाती है। x(x1 + y(y1) + g टाइम्स ऑफ x + x1 + f टाइम्स ऑफ y + y1 + c = 0। लेकिन ये सब फॉर्मूले कब होल्ड करेंगे, ये सब फॉर्मूले बेटा तब होल्ड करेंगे जब पॉइंट कहां हो, सर्किल पर बैठा हो। हम लोग को देख थोड़ा सा एक रूटीन में होता है कि हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं कि पॉइंट दे दिया और सर्किल दे दिया तो हम फटाफट उठा करके इक्वेशन में यही फॉर्मूला लगा देते हैं बिना ये चेक किए कि क्या वो पॉइंट सर्किल पे है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं कराता है, x1 और y1 को a cos अल्फा प्लस a sin अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = a, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन एक तरीके से होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे होता है कि अगर अपने को, ठीक है, एक सर्किल दे रखा है, उस सर्किल के किसी आउटसाइड मतलब किसी दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट था अपने पास p अल्फा और एक पॉइंट था अपने पास q बीटा। तो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r होता है, ठीक है, ये r होता है, करेक्ट है। आता कैसे, तो उसका तरीका होता है, आता कैसे तो उसका एक तरीका होता है, उसकी इक्वेशन होती है PQ कॉर्ड का काम करती है r के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने r को h, k मान लिया और कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी तो हम क्या कर रहे हैं, PQ की लाइन दो बार लिख रहे हैं। पहली बार लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू r। थोड़ा सा आता होगा, मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी मैंने मिक्स मैच करी है जिससे आप चीजों को रिकॉल करते रहें। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू r अगर मैं लिखूंगा सर्किल का, सर्किल की इक्वेशन अपने को दे रखी है x² + y² = a², ठीक है। तो p अल्फा का मतलब हो गया a cos अल्फा a sin अल्फा, q बीटा का मतलब हो गया a cos बीटा a sin बीटा। तो यहाँ से p की इक्वेशन आ जाएगी hx, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लो ky = a²। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। फिर मैंने pq को दोबारा देखना चाहा, तब की बार pq क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। उसकी इक्वेशन शायद याद होगी, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का y बाई a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 = cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, 1 और 2 को कंपेयर करते, तो ये रिजल्ट निकला जाएगा जो एक h को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक k को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कहाँ से आया होगा, जब मैंने 1 और 2 को इक्वेट किया होगा। तो एक तरीका होता है कि एक लाइन कॉर्ड का भी काम कर रही है और एक लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी काम कर रही है। तो जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का काम करी तो उसकी इक्वेशन लिखी, जब कॉर्ड का काम करी तो उसकी इक्वेशन लिखी, और दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया बच्चों, कंपेयर किया। कंपेयर करके अपन ने एच के कोऑर्डिनेट निकाली। दिस इज द जनरल कंसेप्ट होल्ड फॉर ऑल द कोनिक्स। दिस इज द जनरल कंसेप्ट होल्ड फॉर ऑल द कोनिक्स। जनरल कंसेप्ट बोला है, फॉर्मुला नहीं बोला है। ये फॉर्मुला नहीं, सर्किल पे भी जैसे निकाला है वैसे यहाँ पे सर्किल की जगह पे पैराबोला बैठ जाएगा तो भी होल्ड करेगा, एलिप्स बैठ जाएगा तो भी होल्ड करेगा, हाइपरबोला बैठ जाएगा तो भी होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसने बोला है सर्किल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4। एक सर्किल वाई एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है और पास कर रहा है 2,0 से। तो कुछ इस टाइप से फोटो बनेगी। ये सर्किल टच कर रहा है, पास कर रहा है, 2,0 से पास कर रहा है और टच कर रहा है 0,4 पे। भाई अगर 0,4 पे टच कर रहा है तो यहाँ सेंटर होगा कहीं, ठीक है। ये रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगी और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 4 के बराबर आ गया। ये डिस्टेंस आर, सर्किल का सेंटर हो गया r,4। कितना हो गया, r,4। अब r,4 का 2,0 से डिस्टेंस भी r के बराबर है, मतलब मैं सी ए इज इक्वल टू
आर लिखना चाहता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए था, तो सी इज इक्वल टू आर लिखोगे तो आर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चेक कर लेना गलती ना हो रही हो। तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 4r, तो r इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी सर्किल की रेडियस 5 आ गई। सर्किल का सेंटर आ गया कितना 5,4, तो सर्किल का सेंटर आ गया 5,4 और सर्किल की रेडियस आ गई किसके बराबर 5 के बराबर। सर्किल की इक्वेशन आ गई x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सर्किल बन गया हमारा। अब उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट अ टेंजेंट टू द सर्किल। अच्छा भाई, कौन सी लाइन टेंजेंट नहीं है, मतलब हमें क्या चेक करना है, हमें ऑप्शन चेक करना है। तो भाई ऑप्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बार उल्टे से चालू करते हैं, डी से चालू करते हैं। बोलोगे क्यों सर, अब ये मत सोचना कि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं डी से, मैंने आपसे बोला भी था कि आप आंसर ए से, बी से, सी से और डी से चेक करिए, या कई बार होता है हम उल्टा ऑर्डर में चेक करें। तो हमने डी से चेक करना स्टार्ट किया, डी से चेक करना स्टार्ट किया मतलब हमने इस लाइन पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई। तो अप्लाई कॉट लगाने का मतलब होता है मॉड सीपी इज इक्वल टू आर। सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। सेंटर पता है, रेडियस पता है, लाइन पता है। 4x प्लस 3y माइनस 8 पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो 4 इंटू 5 प्लस का 3 इंटू 4 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4 3 5। अगर इसका मॉड रेडियस के बराबर आ गया तो ये कंडीशन टेंजेंसी की अप्लाई करेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर अप्लाई करेगी मतलब ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही होगी। तो चेक कर लेते हैं, 20 आएगा, 12 आएगा, 32 माइनस 8 24/5, तो ये नॉट इक्वल टू 5 आ गया। सिंपल सी बात है। और अगर नॉट इक्वल टू 5 आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। अब बोलोगे सर आपको तो आंसर पता था, आपने कर दिया। अरे हाँ भाई ठीक है, पता था, बट मैंने आपको ये बात बोली, क्या बोली बच्चों, कि आप ध्यान रखो जब भी आपको ऑप्शन, क्योंकि इसमें सब में कॉट लगाना है, इसमें भी कॉट लगाना है, इसमें भी कॉट लगाना है, इसमें भी कॉट लगाना है, आपको चेक करते जाना है। अब अगर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी देन इट्स योर बैड लक। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बट मैंने आपसे बोला है कि आप हर बार ए से चेक करना शुरू करो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम लोग डी से भी चेक करना शुरू कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में चेक करते वक्त होता है कि क्वेश्चन फ्रेम जब कराया जाता है कि मान लो उसने ऑब्जेक्टिव अप्रोच से फ्रेम कर रखा है, तो फिर हमें मैनिपुलेट करते हुए दिक्कत ना हो। किसका कंसेप्ट ही था कि हमको बच्चों से ऑप्शन चेक करवाना है, टाइम वेस्ट करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन y equals to mx plus c is tangent to the circle this thing and is perpendicular to the line L1 where L1 is the tangent to the circle this at the point this thing। ठीक है, तो यहां से पहले हम L1 की बात कर लेते हैं। यहां से यहां तक L1 की बात करवा देता है वो हमसे, तो हम लोग L1 की बात कर लेते हैं। तो L1 क्या है, L1 टेंजेंट था इस सर्किल पे, इस पॉइंट पे। चेक करो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं पहले तो ये चीज चेक करो जो मैं बार बार बोलता हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो टेंजेंट की कितनी, x1 प्लस का y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू √2। अब उसने क्या बोला है, ठीक है, उसने बोला है दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। लाइन L1 के परपेंडिकुलर थी, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू L1, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू L1। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो x माइनस का y इज इक्वल टू k। ठीक है, अब ये सर्किल पे टेंजेंट थी तो कॉट लगा दिया मैंने, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि इसको रिलेशन चाहिए c और m में। तो देखो c और m में m तो आ चुका है, ये लाइन इस पे टेंजेंट थी और टेंजेंट ये भी है। ठीक है, तो कॉट लगा दिया, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो आएगी उससे m की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी, 1 के बराबर। पर ये भी तो टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, अगर ये दोनों टेंजेंट है दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए। स्लोप बराबर कर दोगे तो वहां से c के रिलेशन आ जाएगा। k कैसे हटेगा, k वहां से हटेगा। ठीक है, तो नहीं अगर मैं इसको मान लो, ठीक है ये टेंजेंट थी ना, अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से, मान लो कंपेयर कर दूं तो यहां से m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k। चेक करो सही है कि नहीं, इधर आएगा और वो उधर जाएगा, कंपेयर करेंगे, करेक्ट है। अब मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी किस सर्किल के, इस सर्किल पे, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो 3m प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू रेडियस 1। करेक्ट है, m की वैल्यू 1 थी तो c प्लस 3 का होल स्क्वायर। करना गड़बड़ी ना हो रही कहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस पे लगानी थी। ठीक है, तो मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस लाइन पे लगाई है।
तो ये लाइन अगर इस पे टेंजेंट थी तो इसके सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। तो 3 माइनस का 0 माइनस का k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 का मॉड शुड बी इक्वल्स टू रेडियस दैट इज 1। तो यहाँ जाएगा 3 + c इज इक्वल्स टू √2। स्क्वायरिंग कर देंगे तो c² प्लस का 6c प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 2। तो हो जाएगा c² प्लस का 6c प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। जो कंडीशन आ गई वो आ गई c² प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल्स टू। ठीक है, मैं वो जो पहले करा तो उससे भी आ जाता, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो c² प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, c² प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है नॉर्मल। देखो भाई, नॉर्मल के मैंने सारे फॉर्म आपको नहीं बताया क्योंकि सर्किल के केस में कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर सर्किल कोई दे रखा है, ठीक है, तो सर्किल पे अगर अपन को टेंजेंट के सारे फॉर्मेट पता है तो जो भी नॉर्मल होती है वो उसके सेंटर से पास करती है, पहली चीज, और ये नॉर्मल का काम करेगी, और ये नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर से पास करेगी, और टेंजेंट की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट आपको पता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, सेंटर सेटिस्फाई करो तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने इसलिए आपको कभी भी ज्यादा नॉर्मल के बारे में फॉर्मेट नहीं देखा। और एक कंसेप्ट ये नॉर्मल लाइन, इफ अ लाइन इज नॉर्मल या ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब वही परपेंडिकुलर टू अ सर्किल, देन इट मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, यूजिंग दिस फैक्ट नॉर्मल टू द सर्किल दिस एट दिस इज, ये इक्वेशन आ जाएगी। वो वही फंडा लगा दिया अपन ने कि पॉइंट दे रखा था, सेंटर पता था, 2 पॉइंट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन लिख करके भी हम नॉर्मल हमेशा निकाल सकते। ठीक है, ये जो एक वर्ड लिखा ना ऑर्थोगोनल, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्योंकि हो सकता है कि मिल जाए आपको। यह हो सकता है भी मैं आगे ऑर्थोगोनलिटी में वर्कआउट करूंगा, नहीं आएगा तो मैं उससे बता दूंगा। ठीक है, चलिए। जैसे क्वेश्चन दिया उसने, क्या कहा उसने बोला 2 सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 0, 1 एंड 0, -1। ठीक है, 2 सर्कल थे, इक्वल रेडियस के थे और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0, 1 पे, 0, 1 पे एंड 0, -1 पे। तो एक सर्कल कुछ ऐसा बना होगा, लेटर दे दूं, और एक सर्कल कुछ ऐसा बना होगा। मैंने एजम्पशन लिया है खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफ इक्वल रेडियाई। ठीक है, ओके, द टेंजेंट एट अ पॉइंट 0, 1 टू वन ऑफ द सर्किल पासेस टू द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। मतलब एक पे टेंजेंट अगर अपन ने ड्रॉ करी तो दूसरे के सेंटर से पास कर रही है। एक पे टेंजेंट अगर अपन ड्रॉ करें तो दूसरे के सेंटर से पास करिए, मतलब समथिंग फोटो लाइक दिस वे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सर्किल के रेडियस क्या है? विथ इक्वल रेडियाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ की तो वो भी इसके सेंटर से पास करेगी, ध्यान रखना। मतलब ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये पॉइंट अपने पास होगा। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दी सर्कल, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्योर ज्योमेट्री लगा देनी, ऐसे फोटो बना देनी। ठीक है, ये C1 था, ये C2 था, ये डिस्टेंस 1 था, ये डिस्टेंस 1 था, ये भी डिस्टेंस 1 होगा। ठीक है, इक्वल रेडियाई दे रखी R, इक्वल रेडियाई दे रखी ना, 2 सर्कल विद द इक्वल रेडियाई are intersecting at the point 0, 1 and 0, - the tangent at the point 0, 1 to the one of the circle passes the center of the other circle, then the distance between the centers of the circle। ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट थी, ये इस पर टेंजेंट थी, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे। तो ये एंगल कितना होगा दोनों टेंजेंट के बीच का? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्किल इक्वल रेडियाई के थे। इक्वल रेडियाई की तो सिमेट्री होल्ड करेगी, ध्यान रखना। कैसे सिमेट्री होल्ड करेगी सोच लो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर होगा, तो ये एंगल 45 आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस 1 आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस 1 आ जाएगा, और अल्टीमेटली डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच का कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। तो ये करेक्ट आंसर इज आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेट लाइन दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, अ सर्किल इज ड्रॉन थ्रू ए एंड बी and the origin, then the sum of the perpendicular distances from a and b on the tangent to the circle at the origin is। ठीक है, उसने बोला एक द स्ट्रेट लाइन दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, एक लाइन थी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही थी। कहाँ पे मीट कर रही? ए और बी पे। ठीक है, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। ए की कोऑर्डिनेट है 1, 0 और बी के कोऑर्डिनेट है 0, ½ ठीक, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, अ सर्किल इज ड्रॉन थ्रू ए एंड बी एंड द ओरिजिन, अ सर्किल इज ड्रॉन थ्रू ए एंड बी एंड ओरिजिन। ठीक है, एक सर्किल बनाया गया जो ए बी और ओरिजिन से पास कर रहे हैं, बनाया गया कुछ सर्किल। ठीक है, फिर उसने आगे बोला है द सम ऑफ द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ए बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्किल एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे अगर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी सर्किल की, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, लेट अस अज्यूम मैं इसको
P1 और इसको P2 लिख देता हूँ। तो पूछे क्या गया, द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस P1 प्लस P2 पूछा गया। P1 प्लस P2 बताओ, ठीक है। P1 प्लस P2 क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई देखिए इसके कंसेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास दोनों पॉइंट्स पता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये डायमीटर का काम करेगा। हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। तो सर्किल की इक्वेशन लिख दी अपन ने, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का y माइनस हाफ इंटू वाई माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से सर्किल की इक्वेशन निकल के आ गई अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। इस सर्किल पे अगर टेंजेंट कभी भी लिखनी हो ना ओरिजिन पे, बेटा किसी भी सर्किल पे अगर ओरिजिन पे टेंजेंट लिखनी है, तो जो ओरिजिन पे टेंजेंट होती है, अगर ओरिजिन उस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस सर्किल की जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वही टेंजेंट की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म मतलब ये आ जाएगी अपने पास। तो इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट आ गई है, ठीक। ओरिजिन पे टेंजेंट कर दी। अब हमें P1 और P2 चाहिए, तो हम सबसे पहले P1 निकालेंगे। P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, हाफ ऑन द लाइन दिस थिंग। तो 0, हाफ अपॉन √5, ठीक है। सिमिलरली P2 निकालेंगे, तो P2 आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम 1, 0, तो 2, 1, 0 अपॉन √5, ठीक है। इन दोनों का सम करना है अपने को। तो अपन ने P1 प्लस P2 करा, तो आ गया 1/2 √5, वो आ गया 2/5। तो अल्टीमेटली आ गया 2√5, ऊपर आ गया 1 प्लस 4, तो बन गया √5/2। तो जो सम आ गया वो आ गया √5/2, तो √5/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइएगा। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन था, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट जेईई मेंस प्रॉब्लम। तो ये करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से उसने सर्किल निकलवाया, टेंजेंट निकलवाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाया, मतलब कैलकुलेशन करवाई है। थोड़ा सा फास्ट और स्मूथ तरीके से आप करेंगे तो जल्दी आंसर निकल आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट √3, 1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस फ्रॉम अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, ठीक है। द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट √3, 1 टू द सर्किल दिस थिंग। देखो सबसे पहले हमें सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा हाथ पैर चलाना अच्छे से आना चाहिए, ज्योमेट्री का भी। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्री का कितना रोल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री पे भी काम करना हमें आना चाहिए। √3, 1 चेक करो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो √3 x √3 y 1, ठीक है, यहाँ पे कहीं। तो ये हो गई इसकी टेंजेंट और ये हो गई इसकी नॉर्मल। ऐसे रैंडम फोटो बनाइए, सॉरी, ये हो गई टेंजेंट और ये हो गई इसकी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गई टेंजेंट और ये हो गई इसकी नॉर्मल, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए, एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए, फॉर्म अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज एंड द एक्स एक्सिस। तो ये ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए, ये ट्राइंगल का एरिया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इज इट आल्सो आई सपोज जेईई मेंस प्रॉब्लम, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पॉइंट पता है √3, 1 है, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, करेक्ट है। ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, √3, ये डिस्टेंस आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ज्योमेट्री से कर दो पूरा क्वेश्चन। तो ये 30 डिग्री है, तो ये √3 ये 1 था, ये 60 डिग्री तो 1 है, ये 1/√3 हो जाएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, 1/√3, 10 1/3, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा हाफ बेस मतलब हो गया √3 प्लस 1/√3 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। यानी कि बेसिकली जो एरिया बन जाएगा 3 + 1 4/2√3। तो अल्टीमेटली एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया शुड बी इक्वल्स टू 2/√3। तो यानी करेक्ट आंसर इससे मैच करेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2/√3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
ओके, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 2/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, ये जनरल आर्टिकल होगा, सर्किल होगा तो भी होल्ड करेगा, पैराबोला होगा तो भी यही फॉर्मूला लगता है। इसका फॉर्मूला होता है SS1 = T²। S इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व, S इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व, कर्व बोलना ध्यान रखना, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके लिए होल्ड करता है ये। ठीक है, S1 इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब ये कर्व है और ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी गई यहाँ से। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट था P जिसकी कोऑर्डिनेट थे x1, y1। उसने A लिखा हुआ तो मैं भी A लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए बी और ए सी की जॉइंट इक्वेशन हो जाएगी इस ए बी और ए सी की, ए बी और ए सी। तो हमें ए बी और ए सी की जॉइंट इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो ए बी और ए सी की जो जॉइंट इक्वेशन होगी बेटा, ए के कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास x1, y1। तो ए बी और ए सी की जॉइंट इक्वेशन होती है SS1 = T² फॉर ऑल द कोनिक्स इंक्लूडिंग सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। करेक्ट है। तो S होती है एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व, S1 होती है एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। एक्सप्रेशन वर्ड बोला, इक्वेशन नहीं बोला, ध्यान रखो, इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो होता है तो इक्वेशन होती है, अदरवाइज एक्सप्रेशन होती है। एंड T इज द एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन दैट कर्व। तो देखो x² + y² का मतलब xx1 + yy1 + g टाइम्स ऑफ x + x1 + f टाइम्स ऑफ y + y1 + c = 0, जो कि हमारे पास टेंजेंट की एक्सप्रेशन है। तो SS1 = T² द एक्सप्रेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, जनरल है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास लेंथ ऑफ अ टेंजेंट एंड द पावर ऑफ अ पॉइंट। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट, क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई सर्किल आपको दिया गया, उस सर्किल के आउटसाइड पॉइंट से, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको मैं P बोल देता हूँ, क्या T बोल देता हूँ, T, इसको T बोल देता हूँ और इसको P बोल देता हूँ। तो P से T तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग बहुत आराम से इक्वेट कर सकते हैं। मान लो ये सेंटर था, ये 90 डिग्री था, ये रेडियस था, ये सेंटर था, तो CP - R² करोगे तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट के एक्सप्रेशन आ जाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो होती है √(S)(1). S(1) का क्या मतलब है? S1 क्या है? अगर ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है x1, y1, इसको मैं S(P) भी बोलता हूँ। ऐसे मान लो एक्सप्रेशन एट द पॉइंट P, एक्सप्रेशन एट द पॉइंट P वो क्या होती है? सर्किल दे रखा है मान लो, तो वो बन जाएगी, सर्किल मान लो अपने को गिवन था x² + का y² = R²। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी x1² + y1² -R² का रूट। ये हमारा किसका फॉर्मूला आया? ये फॉर्मूला हमारे पास आया लेंथ ऑफ टेंजेंट का। ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास? ये फॉर्मूला हमारे पास आया लेंथ ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट याद होना चाहिए, और बेसिकली याद करने का तरीका है √(S1P), √(SP) या S1। ठीक है, तो वो इसने लिख रखा है √(S1), ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ पॉइंट। अभी पावर ऑफ पॉइंट एक टर्म आता है। पावर ऑफ पॉइंट क्या आता है, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। पावर ऑफ पॉइंट कहता है कि अगर हमने P पॉइंट से एक ऐसे ये ड्रॉ किया, एक ऐसे ये ड्रॉ किया, एक ऐसे ये सीक्वेंस ड्रॉ किए, तो मान लीजिए A था, ये B था, ये अल्फा था, ये बीटा था, ठीक है, या E था, F था। तो अगर आप लोग 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है मैं वो थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ। पावर ऑफ पॉइंट तो P का पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं PA × PB, PA × PB = PC × PE × PF, PE × PF and so on is equals to PT²। PT² किसके बराबर है? LT के बराबर है। LT किसके बराबर है? SP के बराबर है। तो ये हमारे पास पावर ऑफ पॉइंट की डिफिनेशन आती है। तो पावर ऑफ पॉइंट की अगर मुझसे कोई पूछे सर फॉर्मूला बता दो, तो मैं लिखता हूँ PA × PB दैट विल बी इक्वल्स टू S(P). PA × PB दैट विल बी इक्वल्स टू S(P) इज द पावर ऑफ पॉइंट। अब पावर ऑफ पॉइंट अपने पास ध्यान से सर्किल का हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो अकॉर्डिंग एज जो आपने पॉइंट ले रखा है वो आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द सर्किल है। करेक्ट है। इसमें S(P) ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब P आउट होगा। इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब P ऑन होगा। लेस देन 0 कब होगा? जब P इनसाइड होगा।
यानी पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग एज पॉइंट पी इज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल दिस टचेज इट एट द पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, ध्यान से समझना। उसने बोला टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल दिस थिंग, एक सर्किल था उस पर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ठीक है, टचेज इट एट ए एंड बी ओरिजिन, तो उसने बोला इस ए बी की स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग एल टी बोल देते हैं और ये रेडियस है 90 डिग्री है। ठीक है, ये सेंटर था। तो अगर हमारे पास ये एंगल थीटा आ जाए तो जो ये लेंथ हमें चाहिए बेटा, जो लेंथ हमें चाहिए वो लेंथ ये ए बी है। ठीक है, थोड़ी सी फोटो ध्यान देखना। तो जो ए बी होगा बेसिकली ए बी वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम, इसको मान लो मैंने एम बोल दिया, मिड पॉइंट नहीं एम मान लिया। और ये 2 टाइम्स ऑफ ए एम है बेसिकली है 2 टाइम्स ऑफ एल टी साइन थीटा, यानी पूरी क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पे। ठीक है, याद रखना एल टी और थीटा को ही इंटरप्रेट करके लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात कर रहा है वो आपसे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने थीटा के बारे में सोचा। तो इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर बाई एल टी इज इक्वल टू टेन थीटा बनेगा, आर बाई एल टी टेन थीटा बनेगा, करेक्ट है। तो यहाँ से ए बी के जो फॉर्मूला आ जाएगा, ए बी की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू एल टी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल टी का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एल टी निकालना है और हमको आर निकालना है। तो आइए, सर्किल का सेंटर कितना दिया है, सेंटर है 4,2, सर्किल की रेडियस कितनी दी है -16, 4 चौके 16 2। एल टी कितना दे रखा है, कहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करना है, ये ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एस पी, यानी कि एल टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस ऑफ ओ। एस तो मैंने इसको बोल ही रखा है, एस ऑफ 0 मतलब 16 आ गया, रूट 16 आ गया, रूट 16 का मतलब 4 आ गया। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे नवाबों, देखो किस तरीके से मैं क्वेश्चन प्रोसीड एंड वर्कआउट कर रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, वरना फिर मैं बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अरे भैया बहुत मेहनत करी, सर्किल है, इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा। गणित में फंडा बता रखा होगा ना, नहीं बता तो बता देता हूँ। गणित में इतना पढ़ोगे, इतना सारा करोगे तो इतना समझ में आता है, इतना पेपर में अप्लाई होता है, इतने उनमें से सही होते हैं और इतने नंबर आते हैं। केमिस्ट्री में इतना पढ़ लो, इतना समझ में आ जाता है, इतना पेपर में अप्लाई कर लेते हैं, उनमें इतने सही हो जाते हैं और इतने नंबर आ जाते हैं, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी किसके बराबर आएगा, 2 इंटू एल टी, एल सी इज 16 मतलब 4, रेडियस इज 2 डिवाइडेड बाई आंसर रूट ऑफ आर स्क्वायर 4 4 16, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे 20 रूट 20। कहीं गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हुई हो। चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की। आर टू एल टी 16 ही आएगा ना, एल टी 16 ही आएगा, 16 से 4 बनेगा तो 2 इंटू 4 इंटू, तो एल टी का रूट 4 आएगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 2 4 20 रूट 20 16 अपॉन रूट 20। ऑप्शन ए बी का स्क्वायर पूछा है, अच्छा मैंने तो ए बी निकला है, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो पहले ए बी निकाल दो। तो ये 16 है ना, 20 है ना, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा रूट 5 और 2 बाहर निकलेगा और 8 आ जाएगा, तो 8 64/5। तो ए बी का स्क्वायर आ गया 64/5, उसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं अपन डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है कि अगर एक सर्किल थी, ठीक है, उसकी किसी पॉइंट से अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करी और ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो इस पॉइंट का लोकस हमारा डीसी कहलाता है। इस पॉइंट का लोकस हमारा क्या कहलाता है, डीसी कहलाता है, डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, तो इसका सेंटर तो वही रहता है जो सर्किल का सेंटर है, इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस इस सर्किल की रेडियस का करस्पॉन्डिंगली ये 45 डिग्री आएगा, तो ये आ रहती है आर रूट 2 हो जाएगी। तो रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाती है पुराने सर्किल की, और जो सेंटर होता है वो सेम रहता है। यानी अगर तुम्हारे पास सर्किल गिवन है, ठीक है, तो अगर सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो जो उसका डीसी होगा डायरेक्टर सर्किल, उसका सेंटर सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और जो रेडियस है वो इस रेडियस का √2 हो जाएगी, तो मतलब वो 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर आ जाएगी। फिर से याद रखना कैलकुलेशन का तरीका, ठीक है। ये एंगल 90, ये 45 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है, अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है, अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो डीसी पे नाचेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आईआईटी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस भी पूछ सकता है। एंगल्स के कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, इंस्टेड ऑफ कि आप फॉर्मूले पे ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है कि अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं किसी सर्किल पे हमने आउटसाइड पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। मान लो ये पी पॉइंट था, ये ए और बी था, तो जो ये ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, जो ये ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये सी ओ सी कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी। उसकी इक्वेशन कुछ नहीं होती, वही होती है जो टेंजेंट की एक्सप्रेशन होती है। तो t इज इक्वल टू 0 इज द सेम एज द टेंजेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 इज COC की इक्वेशन, COC की इक्वेशन P लाइज आउटसाइड, P लाइज आउटसाइड, ठीक है। मतलब इसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, टेंजेंट की इक्वेशन कहलाएगी ये कौन सी, t इज इक्वल टू 0 कब कहलाएगी, जब P लाइज ऑन सर्किल। ये क्या कह रहा है, आउटसाइड होना चाहिए सर्किल के, ये होना चाहिए ऑन। मतलब यही इक्वेशन टेंजेंट की भी है और यही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी है। कब है, जब टेंजेंट की इक्वेशन तब होगी जब वो पॉइंट सर्किल पर बैठा होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन वो तब होगी जब वो पॉइंट सर्किल के बाहर बैठा होगा। एक्सप्रेशन सेम बनेगी, मतलब जो टेंजेंट की एक्सप्रेशन लिखते थे वही यहां पे लिखेंगे, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। मेरे नवाबो टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली एंड फास्ट। इसका भी लेना, डायरेक्टर सर्किल का नहीं लिया हो तो 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा उसने, the sum of the square of the length of the chord intercepted on the circle this by the line this where n is the set of all the natural number is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जेई मेंस का, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस लेवल तक भी जा सकता है, वो जाएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना इसको। उसने बोला क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्किल दिस। मतलब एक सर्किल दी, उस पर एक लाइन दी, यह है वो लाइन, ठीक है, और ये है वो सर्किल, ठीक। तो उस पर जो ये इंटरसेप्ट आया ए बी, तो उसने पूछा था स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, ए बी के सम का स्क्वायर के सम, ठीक है, वेयर एन द नेचुरल नंबर है, ठीक। तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का, तो ये रेडियस आर हो जाएगी, इस लेंथ को मैंने पी के बराबर बोला, तो जो ए बी होगा बेटा वो बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है ये, लेंथ ऑफ सीकेंड भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बोल सकते हैं। पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन। सर्किल का सेंटर है 0 0, लाइन हमें पता ही है, तो यहाँ से अगर मैंने ए बी का स्क्वायर लिखना चाहा, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर पूछा उसने, दैट विल बी कम आउट टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है कितनी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, रेडियस 4 थी, माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, दैट विल बी n बाई √2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो सम चाहिए, तो जैसे जैसे n वेरी करेगा वैसे वैसे सम वेरी करेगा, तो जो सम होगा उस पर समेशन लगा दूंगा मैं, विच इज सिग्मा ए बी स्क्वायर, ठीक है, विच इज सिग्मा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 16 माइनस n स्क्वायर बाई 2। कहानी यहाँ पे आती है कि n कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो जान है वो ये चीज़ है कि n कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, ठीक है। तो बेटा n को दौड़ाने के लिए फंडा ध्यान रखना, अगर ये लाइन इसके सेंटर से जाएगी तो भी कॉर्ड जनरेट करेगी, यहाँ से जाएगी तो भी कॉर्ड जनरेट करेगी, टेंजेंट तक होगी तो बस इसके नीचे अगर चली गई तो कभी भी कॉर्ड जनरेट ही नहीं करेगी। मतलब जो भी n होगा वो यहाँ से, मतलब जो p की लेंथ होगी वो इस पे वेरी करेगी, इस लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक बस, तो ये n की वैल्यू देगा आपको, करेक्ट है। क्या करा है मैंने, मॉड cp को मॉड इसको cm लिख देना, मॉड cm को लेस देन इक्वल्स टू r एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दिया। यहां से हमने n की रेंज निकाल दी, सेंटर से इस पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा n बाई √2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू, रेडियस कितनी इसकी 4, यानी n तुम्हारा 0 से लेकर के, नेचुरल नंबर दिया इसने तो अब सी बात है 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, फिर अगर नेचुरल नंबर दे रखा है तो 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी बेटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4√2, 4√2 मतलब हो गया 0 लेस देन n, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5.6 के अराउंड आता है ये,
तो जो n आना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 और 5, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले पाएगा। यानी कि जो समेशन पीछे दौड़ रहा था, ये समेशन कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, 1 से लेकर के 5 तक। समेशन कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, 1 से लेकर के 5 तक। बस अब तो फॉर्मूला लगाना है समेशन का, कर लेंगे कैलकुलेशन, मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 210। मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके भरोसे छोड़ा, कंसेप्ट सिखा दिया मैंने आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कंसेप्ट अगर आप सीख जाओगे स्पीड से, देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है। क्वेश्चन के अंदर समेशन का भी यूज करवाया है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ सीकेंड की बात, लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड को कैलकुलेट किया अपन ने मॉड सीपी वाले फॉर्मूले से, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अभी जो पी का स्क्वायर है यहाँ से अपन ने ये रिलेशन निकाल दिया। अब कहानी आती है एन कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, तो एन तो तभी जनरेट करेगा जब लाइन सीकेंड जनरेट करेगी, तभी तो कॉर्ड की लेंथ आएगी। अगर लाइन ने सर्किल को कट ही नहीं किया तो सीकेंड कहाँ से बनेगी। अब सीकेंड नहीं बनेगी तो कहाँ से आप ये लेंथ की बात कर पाओगे ए बी की। तो इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है कि जो सेंटर से पास कर जाए सीकेंड, या फिर जस्ट उस पर टेंजेंट का काम करने लग जाए ये लाइन, तो इसके बीच में जब भी एन होगा तो हमेशा क्या करेगा, सीकेंड जनरेट करेगा। सीकेंड जनरेट करेगा तो कॉर्ड की लेंथ भी जनरेट होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, लो भाई, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। ये भी हमारा जर्नल है। ठीक है, मैंने कॉर्ड की बात करी थी भी पीछे शायद, ये भी हमारा जर्नल है। मतलब चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, कॉर्ड ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन यही रहेगी। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल तो अलग अलग वेरी करेगा, और अपन ने पावर ऑफ पॉइंट सिर्फ सर्किल में आता है, और अपन ने उसकी बात करी ली थी। ठीक है, इस तरीके से अपन जब इसकी बात करें कॉर्ड ऑफ क्वांटिटी के बाद, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट, वो भी जनरल होती है। इसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल्स टू s1, t इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व, f1 इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मान लो ये कॉर्ड थे जिसका मिडिल पॉइंट पता है ab, सर्किल था ये। ठीक है, मिडिल पॉइंट है x1 y1। तो जो इसकी AB की इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आती है t इज इक्वल्स टू s1। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे आया, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपको रिजल्ट पे याद रखना है, t इज इक्वल्स टू s1। दिस इज द जनरल कंसेप्ट, होल्ड फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीवेयर एट एवरी ऑन ऑल द कोनिक्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, सब पे ये होल्ड करता है। भाई सेंटर पता है, ये लाइन का स्लोप निकाल के इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल दो, इससे सेटिस्फाई करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू s1, एक्सप्रेशन सब दे रखी, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। डन, डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट दिया उसने, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट m इनसाइड द सर्किल इज वन कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज m। मतलब इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है बेटा कि मान लो अपने को अगर एक सर्किल दिया गया है, उस सर्किल पे एक पॉइंट दिया गया, अब मुझसे बोले इस पॉइंट से हम कितनी कॉर्ड बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। इस पॉइंट से हम कितनी कॉर्ड बना सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। ये भी कॉर्ड होगी, ठीक है, ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी। इन सारी कॉर्ड में सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कॉर्ड वो होगी जिसके लिए मिड पॉइंट का काम कर रहा होगा। देख लो, ठीक है, ये फर्स्ट नोट का पॉइंट है। सेकंड क्या कह रहा है, द कॉर्ड पासिंग द मिड पॉइंट इनसाइड द सर्किल व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट m। ठीक है, अब मान लो ये सेंटर था, तो इससे ये डिस्टेंस देखो, ठीक है, ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, बताओ सबसे ज्यादा दूर कौन है, वो जिसके लिए मिडिल पॉइंट का काम कर रहा होगा। ज्योमेट्रिकली दिख रहा है वो तो अपने को, पाइथागोरस कांसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे आपको बताया था, उसी का इंटरप्रिटेशन है ये कि अगर एक सर्किल दे रखा है जिसपे 2 पॉइंट अपने को पता है, ठीक है, एक पी अल्फा पता है और एक क्यू बीटा पता है, हमसे कह रहा है कि इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालो। तो हम क्या करते हैं बेटा, रिजल्ट तो ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा। रटना होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। सेम सर्किल की ही एक्सप्रेशन का कुछ फॉर्मेट एलिप्स में आता है, सेम एलिप्स इसी कुछ फॉर्मेट को मैं हाइपरबोला में बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखना कंफर्टेबली। कैसे कैलकुलेट करना है, पी पता है, क्यू पता है, दोनों पॉइंट्स हमें पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो वाई माइनस का बी साइन
अल्फा सॉरी ए साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा माइनस का ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए कॉस बीटा माइनस का ए कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस का ए कॉस अल्फा। तो बच्चों यहाँ से हमें ये दिख जाएगा, ये बन गया अपन ने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, 2 पॉइंट से पास करने लाइन की इक्वेशन। पी अल्फा का क्या मतलब होता है? पी अल्फा का मतलब है कोऑर्डिनेट जो इसके होंगे पैरामेट्रिकली होंगे ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे होंगे ए कॉस बीटा ए साइन बीटा, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया मैंने, 2 पॉइंट फॉर्म से इंटरप्रेट कर दिया, ये इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। सिंप्लीफिकेशन के लिए चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे याद रखना है रिजल्ट जो भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है कॉमन टेंजेंट्स की। करेक्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जेईई मेंस एडवांस सबके लिए, हर एग्जाम के लिए। 2 टाइप की कॉमन टेंजेंट होती है, एक होती है डीसीटी और एक होती है टीसीटी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसी को हम लोग एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। इसकी क्या होता है कि वो टेंजेंट जिसके लिए सेंटर सर्किल के सेम साइड पे हो। तो देखो इस टेंजेंट के लिए सर्किल का सेंटर सेम साइड पे है, ठीक है, सर्किल के सेंटर सेम साइड पे है, ठीक। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होती है दो सर्किल की जिसके लिए सर्किल के सेंटर्स अपोजिट साइड पे हो, सर्किल के सेंटर अपोजिट साइड के लिए, चाहे इसके लिए देखो चाहे इसके लिए देखो। ये इक्वेशन डेरिवेशन सबको पता होगा, तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट का फॉर्मूला में पता होना चाहिए, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, टी क्या है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, डी क्या है हमारा दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या लेंथ ऑफ DCT, और लेंथ ऑफ TC2 में होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पीछे का स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसका ले लो। ठीक है, कितनी कॉमन टेंजेंट आती है दो सर्किल की, तो वो केसेस बना रखे उसने। अगर दो सर्किल एक दूसरे के आउटसाइड हैं तो आपको दिख रहा होगा दो तो TCT आएंगी और दो DCT आएंगी, टोटल कितनी टेंजेंट आएंगी, 4 कॉमन टेंजेंट आएंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इसकी कंडीशन क्या होती है कि दो सर्किल एक दूसरे को कट ना करें तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से बड़ा होना चाहिए। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट आती हैं, जिसमें 2 होती हैं DCT और एक होती है TCT, 2 होती है DCT और एक होती है TCT। कंडीशन क्या है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए। करेक्ट है, सर्किल को और थोड़ा सा पास है, दो सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे, दो सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे तो 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, दोनों कौन सी कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, दोनों कौन सी होंगी DCT। इसमें क्या होगा 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 क्या होंगी DCT और एक क्या होगी TCT। कंडीशन क्या आएगी, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से तो छोटा होना चाहिए लेकिन रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। इफ द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ द टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, इफ द टू सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग ईच अदर, उसकी केसेस लिखे हैं अपन ने। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, पीछे का भी ले रखा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, 1 2 3 क्लिक। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के इंटरनली टच करेगा, तो इंटरनली टच करेगा तो एक DCT जनरेट होगी कि दोनों के सेंटर सेम साइड है। ठीक है, तो 1 कॉमन टेंजेंट वो कौन सी होगी, DCT होगी। कैसे चेक करोगे, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। और अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को कंटेन करता है ना, नॉइदर कॉन्सेंट्रिक, तो 0 कॉमन टेंजेंट होगी। कंडीशन होगी सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से छोटा होना चाहिए। सेंटर्स लिख रखा उसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, जैसे इसने लिखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में मीट एट ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। मतलब अगर दो सर्किल दे रखे हैं अपने को, ठीक है, तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये और ये किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। वो जो पॉइंट होता है बेटा, उनके सेंटर्स को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस R1:R2। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, व्हाइल द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT की केस में वही चीज़ किसमें होती है, इंटरनली डिवाइड करती है। ये कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में जो ये पॉइंट Q होता है, दोनों सेंटर्स को, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को रेडियस की इंटरनल रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 के टर्म्स में इंटरनली, और ये R1:R2 के टर्म्स में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये बात कर ली किस तरीके से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट को डिवाइड करता है। टेक द स्क्रीनशॉट और एक बार इसको पढ़ लेना, इक्वेशन निकालते होती हेल्प करता है आपको। इक्वेशन वैसे सिलेबस में है नहीं, अपने से बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब एक इंटीजर टाइप के क्वेश्चन उसने बोला द कर्व दिस एंड दिस टचेज ईच अदर एट ए पॉइंट देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ की। अब टचेज ईच अदर एट ए पॉइंट लिखा उसने। अब टचेज ईच अदर एट ए पॉइंट पे बेटा दो केसेस पॉसिबल है, इधर दे आर टचिंग इंटरनली, इधर दे आर टचिंग एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि वो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे, तो हम दोनों केस को कंसीडर करेंगे कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए पहली कंडीशन, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए दूसरी कंडीशन। तो इसका सेंटर निकालेंगे C1, तो C1 आ जाएगा कितना 3,0 और रेडियस निकालेंगे R1 तो आ जाएगा 9 - 8 1। ठीक है, इसका सेंटर निकालेंगे C2 तो वो आ जाएगा 0,4 और इसकी रेडियस निकालेंगे R2 तो बेटा वो आ जाएगी 16 - 16 प्लस के का रूट। सही करो ना, 16 - 16 प्लस के तो रूट के आ जाएगी, रूट के। ठीक है, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो 5 आ जाएगा। 5 = मॉडुलस लिख लेते हैं, मान लो 1 + रूट के यहाँ से, और यहाँ लिख देंगे 5 = मॉडुलस ऑफ 1 - रूट के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के + 1 = 5 ± आ जाएगा। रेंज पूछी क्या, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 + 1 करेंगे तो 5 प्लस की साइन लेंगे तो प्लस का साइन लेंगे तो 5 - 1 4 16 आ जाएगी, और माइनस का साइन लेंगे तो -5 - 1 -6 36 आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली यहाँ से अगर अपन लेंगे तो रूट के -1 विच इज इक्वल टू +- 5 आएगा, तो अल्टीमेटली वही वैल्यू आ जाएगी। प्लस का साइन लेंगे तो 5 और 1 6 36 आ जाएगी, और माइनस का साइन लेंगे तो -5 + 1 तो के इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों केसेस में सेम आएंगे, जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू 36 होगी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर 36, आंसर 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the circle this and this intersect at two distinct point, then अगर दो सर्किल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा भी अपन ने बात करी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो कंडीशन होती है कि उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए और उनकी रेडियस के सम से छोटा होना चाहिए। करेक्ट है, तो इस सर्किल का सेंटर लिख दिया अपन ने 8,10, रेडियस लिख दिया R1। ठीक है, और इस सर्किल का सेंटर लिख दिया अपन ने 4,7 और रेडियस लिख गई R2 दैट इज 6। ये आ जाएगी कितनी, √- माइनस का R² आएगा 64, 164 माइनस R² मतलब R² अल्टीमेटली R आ जाएगी। ठीक है, तो R - 6 का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू C1 C2 हो गया 8 10 और 4 7, तो 4 और 3 5। आप सोचो सर ये क्या करते हो, 8 7 6 5 4 3 2 1 4 5 आंसर लीजिए। अरे भाई डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला होगा 8 - 4 16, 10 - 7 9, 16 9 25 का रूट 5। R1 + R2 की बात करेंगे तो R + 6 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, और ये सॉल्व करोगे तो ये बनेगा R - 6 लाइज बिटवीन 5 से -5, यानी R लाइज बिटवीन 11 से 1, तो 1 से 11 ग्रेटर देन -1, अल्टीमेटली आ जाएगा 1 से 11। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इन दोनों का क्या लेना होगा, यूनियन, सॉरी इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो R - 1 से बड़ा हो, R 1 से 11 हो, R 1 से 11 हो, तो अल्टीमेटली R क्या हो, 1 से 11। करेक्ट आंसर, आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If a circle C passing through the point 4,0 touches the circle x² + y² this externally at the point this then the radius of C is। ठीक है, अगर एक सर्किल है जो पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 4,0 टच कर रहा है एक सर्किल को, दिस थिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट दिस थिंग। ठीक है, तो एक सर्किल को एक पॉइंट एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है 4,0 और एक्सटर्नली टच कर रहा है किस पॉइंट पे, 1, -1 पे। ठीक है, इस सर्किल को, ये गिवन सर्किल है और ये हमसे पूछा है अंदर रेडियस ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की रेडियस हमें बतानी है। बहुत सारे तरीके इसको करने के, फैमिली ऑफ सर्किल से हम कर सकते हैं, टेंजेंट की कंसेप्ट से कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए हम FOC का यूज़ कर रहे हैं फिर से, फैमिली ऑफ सर्किल का। आप बोलोगे सर आप पढ़ाए तो नहीं करते चले जा रहे हो, कोई बात नहीं, चलता है। तो उसके लिए हमको ये लाइन चाहिए होगी, टेंजेंट किस सर्किल पे, इस सर्किल पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर अपन लिखेंगे तो FOC लगाने से पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, आइए देखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी x - y + 2x + x1 -3 y + y1 -12 = 0। तो यहाँ से बन जाएगा x 3x -y -3y -4y
प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 12, 3 2 5 माइनस का 7 इक्वल टू 0। एफओसी लगाया तो एफओसी में पॉइंट सर्किल आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन, लाइन कितनी है, टेंजेंट की इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल 0। पासेस कहाँ से पास कर रहा है, 4,0, 4,0 सेटिस्फाई करा दिया, 4 माइनस 1 नाउ प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 12 माइनस 7, 5 और 9 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2, 12 में 7 के 5 और 9 10, ठीक है। लैम्डा माइनस 2 आ गया, हमको क्या चाहिए थी, हमको रेडियस चाहिए थी, सर्किल की रेडियस लिख दी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर। जी स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, तो माइनस का 2x ये छोड़ेगा और माइनस का 6x ये छोड़ेगा, तो माइनस का 8x, तो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट ढूंढा, यहाँ से y का प्लस का 2y और 8 10y, तो 5 25 आ जाएगा, ठीक है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c यहाँ से आएगा, 1 प्लस 1 2 2 और 14 16, यानी अल्टीमेटली जो रेडियस आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ये मत सोचते हैं कि सर आपने कर दिया, अरे भाई ये देखिए मैंने कैसे किया, लैम्डा निकालने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ आप इस चीज़ पे काम करें कि आपकी कैलकुलेशन पार्ट मैथ्स में कैसे बढ़े। तो आप वीडियो में देखा करिए किस तरीके से, भाई मैंने एक लैम्डा माइनस 2 निकाला, फिर मैंने यहाँ पे x के कोफिशिएंट का बाई 2 करके उसका स्क्वायर किया है, y के कोफिशिएंट का बाई 2 करके उसका स्क्वायर किया, माइनस का कांस्टेंट c किया है, इस सर्किल की इक्वेशन से लैम्डा को रख करके दिमाग से। x को यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट बनेगा -2, फिर लैम्डा -2 था, -2 यहाँ रखोगे तो x का कोफिशिएंट बनेगा -6 प्लस -2 अल्टीमेटली -8/2 4 माइनस का 4 और माइनस g, तो 4 का स्क्वायर 16। ऐसे मैंने y निकाला, ऐसे मैंने कांस्टेंट निकाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The locus of the center of the circle which touches the circle this externally also touches the y axis and lie in the first quadrant, ठीक है। लोकस बताना है सर्किल के सेंटर का, touches the सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है। सर्किल दिस थिंग एक्सटर्नली, मतलब एक सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, उसके सेंटर का लोकस बताना है। तो सेंटर के लोकस के लिए मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट को h के मान लिया मैंने, ठीक है। एंड टचेस द y एक्सिस, ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो मान ले y एक्सिस को भी टच कर रहा है, ऐसे फोटो बना दी। एंड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो लास्ट वाली बात है। अब कोई सर्किल अगर y एक्सिस को टच करता है तो जो उसका सेंटर होता है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर होगा, नहीं h के बराबर होगा, ठीक है। तो इस सर्किल s की इक्वेशन लिख दी, वो बन गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल आई, आ गई। अब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो CC1 इज इक्वल्स टू R प्लस R1 होना चाहिए। CC1 मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो वह बन जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले वाले की रेडियस 1, दूसरे की रेडियस h, स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस h का होल स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया 2h। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस 2h। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी, तो जनरलाइज कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x फॉर x पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी। देखो भाई ई भी रहे, जैम के क्वेश्चन, जैम मतलब जेई मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्किल्स की बात कर रहा है। दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होते हैं? दो सर्किल ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं उनके बीच के एंगल कितना है 90, या फिर दोनों की नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो 90। तो अगर ये रेडियस R1 थी या R2 थी तो सेंटर C1 था C2 था, तो 90 लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे पाइथागोरस से, तो वो रिजल्ट आ जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्किल टू बी ऑर्थोगोनल। दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्किल टू बी ऑर्थोगोनल। क्लियर है? The center of a variable circle orthogonal to the two fixed circles lies on the radical axis of the two circle। ठीक है, radical axis की जब बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। If two circles then the polar of a point, ये वाला पॉइंट काट देना, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है, इसको काट देना, पोलर अपने सिलेबस में नहीं इसलिए।
द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच इज ऑर्थोगोनल टू थ्री गिवन सर्किल इज द रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर की बात कर लेंगे जब आएगा तब, ठीक है। तभी इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें को पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट आता है कि इफ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्किल, अगर एक सर्किल था और एक लाइन थी, वो दोनों अगर आपस में ऑर्थोगोनल है, एक सर्किल और एक लाइन अगर ऑर्थोगोनल है, तो डेफिनेटली जो लाइन होगी वो सर्किल के सेंटर से पास करेगी। क्यों? क्योंकि लाइन एंड सर्किल के बीच का एंगल वही होता है जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट और लाइन के बीच का एंगल होता है। तो इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्किल, दैट मींस इट डेफिनेटली पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। इसको लिखते जाना, इफ अ लाइन इज ऑर्थोगोनल टू अ सर्किल, दिस डेफिनेटली इंप्लाइज कि इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अगर लाइन और सर्किल के बीच में ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, अब बात आती है कि अगर एक लाइन दो सर्किल के बीच का एंगल निकालना, मान लो ये थीटा था, तो इसमें हमने थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए कॉस थीटा लगा देते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो हम लोग एसओटी में पढ़ते हैं, R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 R2। तो दिस इज द फॉर्मूला, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, करेक्ट है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2 इज द फॉर्मूला बिटवीन एंगल ऑफ टू सर्किल, या एंगल बिटवीन टू सर्किल। दो सर्किल के बीच का अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा तो उसका ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, ठीक है। एंगल बिटवीन एन लाइन एंड सर्किल चाहिए, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्किल, ध्यान रखना ये नोट का सेकंड पॉइंट हो गया। मान लो, अब मान लो आपसे कहता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्किल बताओ सर। तो एक लाइन और एक सर्किल के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है, तो लाइन और सर्किल के बीच का अगर एंगल निकालना है, लाइन दे रखी है, सर्किल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट और लाइन के बीच के एंगल को कैलकुलेट कर दोगे। तो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल इज सेम एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द गिवन लाइन एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन ऑल्सो। सेकेंड वाले को काट देना, ये मत लिखना, ये हटा दे रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट where the two circle with the radii 5 and 12 cm intersect is 90 degree, then the length of their common chord। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर द टू सर्किल ऑफ रेडियस इंटरसेक्ट। तो अगर दो सर्किल के जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑर्थोगोनल है, एक की रेडियस 5 थी, एक की 12 थी, देन द लेंथ ऑफ द देयर कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ये 5 है, ये 12 है, तो हमको इसकी लेंथ निकालनी है। इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, जैसे कि हमेशा मानते हैं, कि कॉमन कॉर्ड हो गया ए बी, तो जो बेटा ए बी होगा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था, तो वो हो जाएगा 2am साइन थीटा। ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ am हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा नहीं आएगा अभी, 2 टाइम्स ऑफ am हो जाएगा। और 2 टाइम्स ऑफ am को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, मान लो इसके सेंटर को मैंने C1 लिख रखा है, इसके सेंटर को C2, तो 2ac1 साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमें थीटा चाहिए, तो इस फोटो में ये 90 डिग्री है, तो tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू 12/5 आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सेम क्वेश्चन बन गया 2ac1 5 इंटू साइन थीटा 12/13, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 12 120/13, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्किल दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस थिंग। सेंटर इस पे लाई कर रहा हो, इसके साथ और इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो ऐसा सर्किल बताना है जो दो सर्किल के साथ ऑर्थोगोनल है और उसका सेंटर इस पे लाई कर रहा है। मैंने लेट अज्यूम कर लिया कि जो सर्किल था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 था। कितने अननोन है? GFC 3 अननोन है बेटा। कितने अननोन है? 3 अननोन है। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। SN/S1 ऑफ द ऑर्थोगोनल, SN/S1 ऑर्थोगोनल पहली कंडीशन आएगी, दूसरी आएगी SN/S2 द ऑर्थोगोनल, SN/S2 द ऑर्थोगोनल दूसरी कंडीशन आएगी, और तीसरी कंडीशन आएगी कि सेंटर ऑफ S लाइज ऑन लाइन, ठीक है। देखो, तो तीसरी कंडीशन यहाँ से आएगी। तो पहली कंडीशन लिखेंगे तो पहले वाले का सेंटर आ जाएगा, तो सर्किल की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अभी बताई मैंने आपको, ये 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको यूज करेंगे। तो 2g1 g2, तो 2g1 g2 3/2 प्लस का 2 f1 f2 माइनस का 5/2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है 6।
सेम यहाँ पे लगेगी 2g1 इंटू G2, ये 4 से डिवाइड करके आएगा सेंटर, ध्यान रखना 4 से डिवाइड करेगा, 28/4 तो 7/2 माइनस का 7/2 प्लस का 2f1 इंटू f2 तो वो 0 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस का 29। तीसरी कंडीशन है सेंटर अंदर दिस लाइन, तो 3 इंटू सेंटर क्या होगा इसका -g प्लस 4 इंटू -f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तीनों को सॉल्व कर देना। यहाँ से GFC आ जाएगा, G आ जाएगा, F आ जाएगा और C आ जाएगा। GFC की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इंटरप्रेट कर लीजिएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक है। वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 29, सॉरी सी आंसर आएगा आपका, ठीक। तो GFC की वैल्यू इन तीनों से निकल आएगी अपनी, और इन तीनों की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? रेडिकल एक्सिस क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। मतलब अगर दो सर्किल थे तो दो सर्किल के एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहाँ से जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी जाए वो बराबर लेंथ की हो, पेयर ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ करी जाए वो बराबर लेंथ की हो, तो उसका लोकस आपका रेडिकल एक्सिस कहलाता है। बाकी आप पढ़ते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। If the two circles are intersecting then the radical axis is their common chord। अगर दो सर्किल इंटरसेक्टिंग होते हैं तो जो रेडिकल एक्सिस होती है बेटा वो उनकी कॉमन कॉर्ड होती है, यही रेडिकल एक्सिस का काम करती है। If two सर्किल टच ईच अदर, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, चाहे इंटरनली करें चाहे एक्सटर्नली करें, तो उस केस में जो रेडिकल एक्सिस होती है बेटा उनकी कॉमन टेंजेंट का काम कर रही होती है। ये रेडिकल एक्सिस होती है, ये रेडिकल एक्सिस होती है, ठीक है। रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्किल, ठीक है। दोनों सर्किल के अगर सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर रखा है ऐसे, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। थर्ड कंडीशन, रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्किल्स इफ द सर्किल्स हैव इक्वल रेडियाई। अगर इक्वल रेडियस के नहीं होते हैं तो पिक्चर ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऐसे सर्किल है इक्वल रेडियस के होंगे तो मिड पॉइंट से पास करेगी, और अगर इक्वल रेडियस के नहीं होंगे तो रेडिकल एक्सिस हमेशा, ठीक है, ये मिड पॉइंट अगर दोनों के सेंटर का था C1 और C2, तो जो रेडिकल एक्सिस होगी वो छोटे वाले सर्किल के ज्यादा पास होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। A system of circle every two which have the same radical axis is called a coaxial system। Same radical axis coaxial कहलाएगा, अपने सिलेबस में नहीं है। Pair of circle which do not have a radical axis are concentric। ऐसे सर्किल जो कॉन्सेंट्रिक होंगे उनकी कभी भी रेडिकल एक्सिस जनरेट नहीं होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्किल की नो रेडिकल एक्सिस होगी, नो रेडिकल एक्सिस कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन ध्यान से, सिंपल सा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू द फॉलोइंग थ्री सर्किल्स बी इक्वल। ऐसा जो पॉइंट होता है जिससे तीनों टेंजेंट की सर्किल्स पे लेंथ इक्वल होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों सर्किल से एक रेडिकल एक्सिस लिखोगे RA1, फिर इन दोनों से एक RA2 लिखोगे, और RA1 और RA2 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अपन रेडिकल सेंटर RC निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन भी मैंने बताई, रेडिकल एक्सिस की होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो फटाफट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, याद रखना सर्किल की इक्वेशन तब होल्ड करती है जब कोफिशिएंट 1 बना लो, उसको डिवाइड करना, तो वो आ जाएगा 4/3, ठीक है, माइनस प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। S1 माइनस S2 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 टाइम्स ऑफ y, S1 माइनस S2 S1 माइनस S2, ठीक है, प्लस S1 माइनस S2, ठीक है। तो माइनस का 1/3 माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये पहली आ गई रेडिकल एक्सिस। ऐसे दूसरी वाली निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से डिवाइड करके, तो आ जाएगा माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, प्लस का ये बनेगा कितना, माइनस का, तो प्लस का माइनस का 1 माइनस 1 है, ठीक है, और वो आ जाएगा माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ y प्लस ऑफ माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से रेडिकल सेंटर निकाल दीजिएगा, RC जो भी आ जाए। दो इक्वेशन दोनों ने इसको सॉल्व करना है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आएगा, ठीक है।
तो माइनस का 16/21 ऑप्शन ए आ जाएगा, माइनस का 16/21 कॉमा 31/63। ठीक है, तो ये आंसर आएगा अपने पास, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द सर्किल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द पॉइंट पी एन क्यू देन द लाइन दिस पासेस द पी एन क्यू फॉर नो वैल्यू ऑफ के। तो बेटा रेडिकल एक्सिस किस तरीके से दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं और एक ही लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, तो ये रेडिकल एक्सिस का काम करेगी और यही ये लाइन होगी जो दी गई है। तो अपन क्या करें, एक लाइन को दो नजरिए से देख रहे हैं। तो पहले हमने रेडिकल एक्सिस की बात करी, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 5k आ गया, माइनस का k आ गया, टाइम्स ऑफ x बन गया। ठीक है, s1 माइनस s2 कर रहा हूँ, 2y प्लस का 3/2, तो 2 माइनस का 3/2 टाइम्स ऑफ y लिख दिया, प्लस का k माइनस का प्लस का 1/2 इक्वल टू 0 लिख दिया। ये लाइन और एक लाइन ये PQ की लाइन है, और PQ मुझे दिया भी गया है। PQ क्या दिया गया, PQ दिया गया मुझे 4x प्लस का 5y माइनस के इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों PQ को रिप्रेजेंट करें, दोनों को कंपेयर करते हैं अपन, तो 4k/4 इज इक्वल्स टू 1/2/5 इज इक्वल्स टू k प्लस हाफ बाई माइनस के। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो k की वैल्यू एक बार तो आ रही है 1/10, अगर मैंने इससे कंपेयर किया, और एक बार इससे कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -k/2 इज इक्वल्स टू 5k प्लस का 5/2, तो माइनस का 11k/2 इज इक्वल्स टू 5/2, k इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 5/11। तो अल्टीमेटली नो वैल्यू ऑफ के आ जाएगा, यहाँ से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आई तो नो वैल्यू ऑफ के आ जाएगा, नो वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इन द होपफुली द लास्ट आर्टिकल इज द फैमिली ऑफ सर्किल। फैमिली ऑफ सर्किल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक सर्किल और एक लाइन हमें मिलती है, अगर एक सर्किल और एक लाइन हमें मिलती है, मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम दुनिया भर के सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। उन सारे फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन होती है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल कंसेप्ट फॉर एनी फैमिली ऑफ सर्किल। कोई भी फैमिली ऑफ सर्किल आएगा उसका कंसेप्ट दिया गया है कि S1 प्लस लैम्डा इंटू L1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो S1 S2 अगर दो सर्किल दे रखे हैं तो फैमिली ऑफ सर्किल इक्वेशन हो जाएगी S1 प्लस k S2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, k को वही रेडिकल एक्सिस से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे k को एलिमिनेट कर देंगे S1 माइनस S2 से। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लाइन, ये एक्चुअली में हमारे मेजर हमारा पास सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मेट है। ध्यान रखना कि हमेशा कहीं से भी ढूंढ के एक लाइन ले आओ और कहीं से भी ढूंढ करके एक सर्किल ले आओ। ठीक है, तो सर्किल प्लस k टाइम्स लाइन। ठीक, देखो सर्किल डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्किल लिखा, डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्किल लिखा, प्लस k टाइम्स ऑफ लाइन, कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक, पॉइंट सर्किल लिखा, ये देखो पॉइंट सर्किल लिखा प्लस k टाइम्स लाइन, उस पॉइंट से एम स्लोप की लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है। तो ये चार फॉर्मेट है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल फोर फास्ट। फैमिली ऑफ सर्किल का मैंने जनरल कंसेप्ट आपको बता दिया, ये होता है जनरल कंसेप्ट फैमिली ऑफ सर्किल का, S1 प्लस लैम्डा L1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्लिक खचाक, ओके 1 2 3 क्लिक खचाक। कभी भी एक ये फंडा है, वैसे तो मुश्किल है कि मिले, पर इसको समझा देना। फैमिली ऑफ सर्किल सर्कल में ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स पता है L1 L2 और L3, तो इसको जो सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्किल होता है उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 कैसे आता है वो नहीं, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम L3 L1। ये एक सेकंड डिग्री कर्व बनेगा। ये सर्किल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब दोनों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर हो, कोफिशिएंट ऑफ x y 0। इस तरीके से अगर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्किल चाहिए, L1 पता है, L2 पता है, L3 पता है, L4 पता है, तो उसकी इक्वेशन भी इस तरीके से आती है कि सामने वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करो, L1 इंटू L1 L2 L3 L4, तो L1 इंटू L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इंटू L4। तो इन चारों को जब मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ x y 0, वहां से आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ द सर्किल। होपफुली काफी क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश करी, बट जितना हो पाया उतना मैंने अपनी तरफ से अच्छे से करने की कोशिश करी। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ढंग से, बहुत फास्ट तरीके से वर्कआउट करिएगा। सर्किल में आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे
बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।